एपिसोड 131। सिराव अपनी गन अन्य की तरफ पॉइंट करते हुए एक डेविल स्माइल लिए कहता है, गॉड बाय स्वीट हॉट। इतना बोल जैसे ही ट्रिगर दबाता है कि अन्या अपनी आंखें मिच लेती है, पर अचानक ही सिराव के हाथ से बंदूक छूट जाती है और उसके हाथों से खून रिसने लगता है। ये देख तो सब अवाक रह जाते हैं और चारों तरफ देखने लगते हैं। तभी अचानक ही काफी तेज गाड़ियों की जैसे दहाड़ने की आवाज आती है। उसके बाद ही पल भर में जैसे हवा से बातें करते चारों तरफ से गाड़ियां की कतार आते हुए उन्हें पूरी तरह घेर लेती है। सिराव के आदमी के कुछ रिएक्ट करने से पहले ही काफी सारे लोग उन गाड़ियों से अपना अपना फेस कवर किए निकलते हैं और उनके आदमियों पर अपनी बंदूक तान देते हैं। उसके कतार के सामने सिराव के आदमी बस समुंदर के पानी में मटके के पानी समान थे। उस सब की हटी कटी कद काठी और डेंजरस पर्सनैलिटी देख तो सिराव के आदमी पहले ही जैसे अपनी हार मान लिए होकर दुबक कर बैठे होते। उनकी तो एक इंच हिलने की भी हिम्मत नहीं होती। सब अपने अपने बंदूक नीचे रख हाथ उठाए खड़े होते हैं। पल भर में ऐसा मंजर देख तो सिराव के मुंह से एक छू तक नहीं निकल रही थी और साथ ही माथे पर पसीने छूटने लगते हैं। वो आसपास देखकर अपने पल भर में बदलते हालातों का जायजा ले रहा था। उसके आंखों में हैरानी के साथ साथ कुछ खौफ में मंजर भी नजर आ रहा थे। वो हकलाते हुए आवाज में उनसे पूछता है, कौन हो तुम लोग? उसकी बात सुनकर भी कोई उसका जवाब नहीं देता। अन्या खुद भी जब अपनी आंखें खोली थी तब रुख बदलने वाला मंजर देख काफी हैरान थी। वो खुद को संभाल उठने को होती है कि पर हाथ बंधे होने के कारण वो उठ नहीं पाती। उससे ये सब और भी ज्यादा डरवाने सपने जैसा लग रहा था जो रह रहकर उसके सांसों से खेल रहा था। एक मिडिल क्लास लड़की जिसने ऐसे एक्शन सिर्फ फिल्मों में देखे हैं, वो रियल लाइफ में जीकर एक शौक में थी। पर एक पल का साहस कुछ ये भी था कि उससे इस वक्त डर नहीं लग रहा था, क्योंकि वहां मौजूद सारी गन के निशाने पर वो नहीं थी और जैसे वो सारे गन के रक्षा के लिए उठे हो। पर फिर भी ये सब उसके समझ से परे हुए जा रहा था। सिराव किसी का जवाब न पाकर बोखलते हुए कहता है, कौन हो तुम लोग और हम सबको क्यों घेर कर रखे हो? वो चीखते हुए पूछता है, कौन हो तुम सब? तभी उसके कानों में चॉपर की आवाज पड़ती है, जिससे देख वो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और काफी धीरे से उसके मुंह से निकलता है, ये यहाँ कैसे? ये तो। इतना बोलते बोलते उसकी सोच जम सी जाती है। उसकी नज़र चोर पर थी कि तभी चॉपर रोड के साइड लैंड करता है और तुरंत वहां गन लिए आदमियों में से कुछ आदमी उस ओर भागते हैं और सिर झुकाए खड़े रहते हैं। चॉपर का दरवाजा खुलता है और उसमें से रुद्र के साथ साथ उसके पीछे जियान भी बाहर आता है। रुद्र की घातक नज़र इस वजह सिराव पे थी। वो भी नहीं जानता है कि आज उसका कहर सिराव की जिंदगी पर क्या तूफान लाएगा। उसके आंखों में तो तैसे तबाही मची थी। वो काफी ज्यादा डेंजरस पर्सनैलिटी के साथ अपने कदम सिराव की तरफ बढ़ा रहा था। जियान और वो सारे आदमी भी ठीक रुद्र के पीछे आ रहे थे। सिराव को तो आज रुद्र पे अपनी अंतिम सांसें दिख रही थी, जहां आज उससे कोई नहीं बचा सकता। उसके कंठ सूखने को था डर से। वो अपने कदम पीछे खींचता है। उससे अब तक समझ नहीं आ रहा था कि उसके फुल टू प्लान को रुद्र ने चकमा कैसे दे दिया। अभी अभी तो उससे खबर मिली थी कि रुद्र इटली के लिए निकल चुका है, तो वो यहाँ पल भर में कैसे आ सकता है? ये सारी सोच उसके सोच को उलझा रही थी। वही अन्या अपने सामने रुद्र को काफी ज्यादा खुश थी। उससे ऐसा लग रहा था कि उसकी खोई हुई हिम्मत, सांसें, हौसला एक साथ उससे मिल गया हो। रुद्र को देख उसका दिल जैसे भर सा आया था और आंखों में उसका बाहर छलक आया हो। अन्या उससे देख काफी धीरे से पुकारती है, रुद्र। अन्या की आवाज धीमी थी पर रुद्र के दिल तक पहुंचने के लिए काफी थी। उसके कदम एक पल ठहर कर अन्या को देखते हैं। दोनों की नजरें मिली थी। रुद्र के गुस्से से उबाल रही आंखें अन्या की एक झलक में झील के सितारता जैसी पड़ गई। वो भागकर अन्या के पास आता और उससे संभाल कर खड़ा कर उसके चेहरे को अपने हाथों में लिए उसके माथे को काफी शिद्दत से चूम लेता है। अन्या की आंखें रुद्र के इस एहसास में बिल्कुल भर आती है। वो ही जानती कि उससे ही इस एहसास की कितनी जरूरत थी। वो झट से आगे बढ़ वैसे ही रुद्र के सीने में अपना सिर छुपा सुबकने लगती है। रुद्र भी झट से ही उससे अपनी बाहों में भर कहा है, वाइफी रिलैक्स, में आ गया हूँ, रिलैक्स, सब ठीक है। अन्या उसके सीने में वैसे ही और भी ज्यादा दुबकते अपना सिर न में हिला कर कहती है, नहीं कुछ ठीक नहीं, मैं बहुत डर गई थी। रुद्र अन्या को ऐसे देख तड़प उठता है। वो प्यार से उससे संभालते हुए कहता है, सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन देखो मैं आ गया हूँ, सब ठीक है। अन्या रुद्र की बात का कोई जवाब नहीं देती, बस काश कर उसी शर्ट को पकड़ वैसे ही उसके सीने में दुबके खुद को महफूज महसूस करती है। रुद्र के दिल को भी अब जैसे शांति मिलती है। वो ही जनता था, ये चंद घंटे भी उसके लिए मौत के बराबर थे।
सिराव अन्या को रुद्र की बाहों में देख अपनी मुठिया काश लेता है, क्योंकि आज फिर वो रुद्र के हाथों मुंह के बाल गिरा है। पर ये वक्त अफसोस करने का नहीं था उसके लिए। वो जानता था कि रुद्र आज उससे छोड़ने वाला नहीं है, इसलिए वो अपनी रक्षा के लिए आसपास देखता हुआ पूछे खसकने लगता है। उसके पैरों की आवाज़ सुन रुद्र, जो अपनी आंखें बंद कर अन्या को महसूस कर रहा था, वो झट से खुल जाती है और सीधा वार के सामना उसके आंखों में देखने लगती है, जिससे देख सिराव खुद को संभाल नहीं पाता और पीछे खिसकते हुए सीधा पीठ के बाल गिर पड़ता है। उसकी आवाज़ सुन अन्या के सीने से चिपक ही उसकी तरफ देखती है। रुद्र बिना किसी आवाज़ के उससे अपने आंखों से ही जैसे एक बाद एक घटक वार दे रहा था। सिराव को देख रुद्र का शांत हुआ गुस्सा वापस से सैलाब बने फिरता है। वो धीरे से अन्या को अलग किए उसके हाथों की रस्सियाँ खोलता है और प्यार से उसके गालों को छूकर कहता है, वैफी तुम मेरा चौप में इंतजार करो, मैं बस 5 मिनट में आता हूँ। अन्या मासूम नजरों से उसकी बात सुनना में सिर हिलाती है, क्योंकि वो अभी भी काफ़ी सहमी हुई। चाहे उनसे ये बात सिराव को जाहिर नहीं होने दी, पर वो सच में काफ़ी डर गई थी। और साथ ही अन्य के मन में एक और डर था कि रुद्र कहीं अपने गुस्से में बेकाबू न हो जाए, इसलिए अन्या एक छोटे बच्चे की तरह रुद्र के शर्ट को पकड़ लेती है। ये देख रुद्र अन्य के मासूम बने चेहरे पर काफ़ी प्यार आता है, पर वो उस प्यार जाहिर न करते हुए वो वापस से कहता है, वाइफी प्लीज़ मेरी बात मानो। फिर जियान की तरफ देख कारक लहजे में कहता है, जियान मैम को ले जाओ। जियान हाँ में सिर हिलाता है, तो अन्या के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। वो एक नज़र रुद्र को देखती है और फिर मुड़कर जियान के साथ जानने लगती है। रुद्र तब तक उसे देखता रहता है जब तक अन्या चौप में बैठ नहीं जाती सही सलामत। अन्या के जाते ही रुद्र के चेहरे पर जो भी थोड़े कोमल भाव थे, वो अचानक ही सब गायब हो जाती है। वो सिराव की तरफ मुड़ता है, जिससे अब रुद्र के आदमियों से जकड़ा हुआ था, और सिराव खुद को बचने के लिए मकाष्ट कर रहा था। रुद्र आंखों में आग लिए आगे बढ़ता हुआ अपने शर्ट की स्लीव्स फोल्ड करता है और अपना एक हाथ आवाज में साइड में बढ़ता है, तो उसका आदमी आगे बढ़ अपने हाथ में पकड़े बंदूक को उसके हाथों में दे देता है। रुद्र बिना सिराव से नजरें हटाए गन को लोड करता है और उसकी तरफ पॉइंट करता है। ये सीन देख तो उसकी सिटी पिटी गुल हो गई। उससे ऐसा लगा रहा था कि वक्त उसके साथ इस वक्त कोई मजाक कर रहा हो। एक पल में ही वो सारी वाकया उल्टी पड़ गई, जो कुछ देर पहले उसने अन्या के साथ किया था। अन्या के सिर पर मौत बने बंदूक तनी थी, अब वो उसके सिर पर मौत मंडारने लगी। सिराव हकलाते हुए घबराए आवाज में कहता है, रुद्र देखो ये तुम सही नहीं कर रहे हो। रुद्र गुस्से में अपने जबड़े भींचते हुए कहता है, जैसे तुमने सही किया। तुम्हें क्या लगा हर बार के ये चूहे बिल्ली के खेल खेलते शेर अपनी दहाड़ भूल जाएगा? मुझसे भिड़ने से पहले तुम्हें ये जाना चाहिए था सिराव राव की अभी जिससे पर अपनी गंदी नज़र डाली है वो मेरे जान, मेरी जिंदगी है, मेरी सब कुछ है। उसके आंसू पे मैं किसी को भी पल भर में ताबा कर सकता हूँ। तो फिर आज तुमने तो उससे मुझसे दूर करने की कोशिश की, उससे तकलीफ दी है, तो सोचो मैं करूँगा। फिर कुछ सोच एक देवल मुस्कान के साथ कहता है, वैसे माना पड़ेगा प्लान तो तुमने काफ़ी जायद फुल प्रूफ बनाया था, पर अफसोस प्लान तुमने चूहे की चल देख बनाया था, शेर की सोच को परख कर नहीं। तुम्हें लगा होगा कि मैं अपनी जान को मुस्बत में देख बिना सोफे समझे कदम उठा लूँगा और तुम्हारे प्लान में फंसता चला जाऊँगा। फिर अचानक ही नफरत की आग लिए कहता है, वैसे तुम भूल गए सिराव राव, ये सारे दो पैच हमने एक ही स्कूल में सीखे हैं और साथ ही तुम्हारी हर चल से मैं पहले हर वक्त वाकिफ रहता हूँ। तुम एक कदम आगे बढ़ते हो तो तुम्हारे पीछे मेरे 10 कदम आगे बढ़ते हैं। ये मौत मैंने नहीं तुमने खुद बुलाई है, इसलिए अपने अंजाम की फिक्र भी करना छोड़ दो। रुद्र की धमकी सुन सिराव सिरहर उठा, पर अपने डर की रुद्र के सामने जाहिर न करने की कोशिश करते हुए एक फीकी हंसी हंसते हुए कहता है, आह रुद्र राय चौहान, अंजाम की फिक्र तो मैंने तभी करना छोड़ दिया जब मैंने तुमसे दुश्मनी ली। हाँ सही कहा, एक ही स्कूल में हम पढ़े हैं ये सारे दाव पैच। लेकिन तुम भूल गए एक चीज़, इस जान में अगर मुझे कुछ हुआ तो कोई गम, पर तुम्हें कुछ होने से पहले बहुत कुछ है तुम्हें तोड़ने के लिए, उसके बारे में सोचो। और वैसे भी तुम कुछ नहीं कर सकते रुद्र राय चौहान, सिवाय मुझे यूं अपने आदमियों के बीच न मर्दाग्नि की तरफ जाने से मरने की। एक कामुक मुस्कान लिए, और वैसे भी तुमने चीज़ ऐसी रखी है अपने पास कि मेरा किसका भी दिल धुल जाए। सिराव की बात सुन रुद्र जैसे भौंकला उठता है। वो आगे बढ़ एक जोरदार पंच उसके मुंह पर मरते हुए उसका कॉलर पकड़ उससे जमीन पर फेंकता है और गुस्से में उसके ऊपर 2-4 लाल बरसते हुए कहता है, तू भूल रहा है सिराव राव बीवी है वो मेरी, और मैं किसको भी उसकी तरफ आंख उठाकर देखने की इज्जत नहीं देता।
रुद्र गुस्से में उसका बालों को पकड़ उसका सिर उठता है और कार के बोनट मार मरते हुए कहता है, बहुत शौक है न मुझे दर्द देने का, मुझे हारने का। तो ले, अब तेरे सारे दर्द की वजह मैं बनूंगा। सिराव, जो रुद्र की मार से काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था, लेकिन खुद को एक हौसला दिए अपने खून को साफ करते हुए एक हंसी से कहता है, मेरे सारे दर्द की वजह तुम पहले से ही हो रुद्र राय चौहान। तुमने ही मुझसे मेरा सब कुछ छीनना है, इसलिए मैं अब इस रास्ते पे बिल्कुल अकेला हूँ, जहाँ मेरे लिए मुझे कोई डर नहीं। हवाओं में चीखते हुए कहता है, कोष्टक, तुम्हारी तबाही मेरी जिंदगी का एकमात्र मकसद है जो मैं हर हाल में पूरा करके रहूंगा, चाहे जी के या मर के। मेरी बात याद रखने रुद्र राय चौहान, मेरी बात याद रखना। तभी एक जोरदार फायरिंग की आवाज हवाओं में गूंजती है और उसके बाद सब सन्नाटा हो जाता है। हवाओं ने भी जैसे खुद के शोर को खुद के अंदर ही दबा सा लिया हो। एपिसोड 132। रुद्र एक नज़र जमीन पर पड़े सिराव को देख अपना गन अपने आदमियों की तरफ फेंकता हुआ ऑर्डर देते हुए कहता है, इसे इसकी जगह पहुंचा देना और याद रखना कोई भूल नहीं होनी चाहिए। इतना बोल वो सीधा अपने कदम चौपर की तरफ बढ़ जाते हैं। जियान, जो चौपर के बाहर खड़ा था, वो उसके आते ही दरवाजा खोलता है रुद्र के लिए। रुद्र अन्या के बगल में चुपचाप बैठ जाता है। जियान के भी बैठने पर चौपर पर झपकते ही वहां से निकल जाती है। वही रुद्र और अन्य दोनों इस वक्त खामोश थे। रुद्र को अपने अंदर बड़े हुए गुस्से वो शांत करने के लिए अपनी आंखें बंद किया हुआ, तो वही अन्या अपनी खुली आंखों से एक टैग खिड़की से बाहर दूर तक फैले आसमान को देख रही थी। खामोशी में कुछ पल यूं रहने के बाद अचानक ही रुद्र अन्या क्यों ख्याल आता है। वो झट से अपनी आंखें खोल उसकी तरफ देखता है। अन्या को यूं खामोश देख रुद्र को अच्छा नहीं लगता। वो जानता था कि अन्या के लिए कोई आसान नहीं था। माना फिजिकल हट वो ज्यादा नहीं हुई, लेकिन मेंटली थोड़ी इफेक्ट तो हुई। ये सब सोच रुद्र अपना उसके सिर पर रख अपने उंगलियों से अपने अंगूठे से उससे होले से सहलाते हुए प्यार से पूछता है, क्या हुआ वाइफी, इतनी खामोश क्यों हो। अन्या रुद्र की बात सुन बिना किसी भाव लिए उसकी तरफ पलटी है और अपनी खाली आंखों से उसके आंखों से देखती है, फिर आगे बढ़ उसके सीने में अपना सिर रख देती है। रुद्र भी बिना कुछ बोले बस उससे अपनी बाहों में जकड़ लेता है और उससे अपने पास होने का एहसास दिलाता है। रुद्र कुछ सोचते हुए थोड़े गिल्ट भरी आवाज में कहता है, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मेरी वजह से तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ा। अगर हम साथ नहीं होते तो शायद। रुद्र इतना ही बोलता है कि अन्या उससे थोड़ी दूर हुई झट से उसके होठों पर अपना हाथ रख उससे बोलने से रोक देती है और साथ ही उसके आंखों में देखना में सिर हिलाते हुए कहती है, साथ नहीं तो क्या हम पूरे होते। फिर अपने मन की उलझन के बारे में सोचते हुए वापस उसके सीने पर सिर रख कहती है, और वैसे भी आपका साथ हो तो मुझे ऐसी परेशानी से डर नहीं लगता हूँ। हाँ, सच कहूँ हर पल डरी जरूर थी। जब अपनी आंखें खोल खुद को किसी अनजान के सामने पाया, किसी अनजान जगह पाया, आगे आने वाले पल के बारे में सोच सोच कर, उसके आंखों में नापाक इरादे देख या खुद को उसकी बंदूक की नोक पर देखकर, इन सारे पालों में बहुत डरी थी। पर उस डर में एक भरोसा भी था, वो था आप। क्योंकि मुझे पता था कि आप मुझे बचा लेंगे, चाहे कितना भी वक्त लगे। लेकिन मेरा डर आप पर किए भरोसे पर कभी हावी नहीं हुआ था रुद्र। फिर 2 पल रुक खामोश हुए आगे कहती है, पर सच कहूँ आज मुझे उन अजनबियों से भी ज्यादा आपने मुझे डरा दिया है। ये सुन रुद्र कुछ उचक सा जाता है। वो आशंकाजनक भरी आवाज में कहता है, क्या मतलब। अन्या उसकी बात सुन उससे थोड़ा दूर हुए आंखों में आंखें डाल कहती है, मतलब ये कि आप अपने गुस्से में सब कुछ भुला देते हैं। मुझे डर लगता है आपके गुस्से से, क्योंकि आपको पता रहता कि आप गुस्से में क्या कर रहे हैं। किसी की नहीं सुनने, अपने गुस्से के आगे शायद कभी मेरी नहीं सुनेंगे। रुद्र अन्या की बात सुन उसके गालों पर हाथ रखते हुए कहता है, वाइफी हाँ मानता हूँ मेरा गुस्सा मुझ पर हावी हो जाता है कभी कभी, लेकिन। रुद्र आगे कुछ कहता उससे पहले ही अन्या उसकी बात बीच में कहती है, लेकिन ये रुद्र क्या आप गुस्से में सब भूल जाते हैं, और आपने यूं अभी किसकी सांसें छीन ली, आपको इस बात का इल्म ही नहीं है। मौत जैसा खिलौना हो। रुद्र अन्या की बात सुन कुछ डिस्पॉइंट नजरों से सपाट लहजे में कहता है, वो उसी के लायक था जिस बात का मुझे कोई पछतावा नहीं है। और वैसे भी वाइफी ये गुस्सा ये आग मुझे कोई आज नहीं मिला है, बल्कि मैं इसमें जीना सीखा है। अगर इस आग में नहीं जलूंगा तो अपने परिवार को महफूज नहीं रख पाऊंगा। अन्या उसकी बात सुनने खामोश हो जाती है, लेकिन उसकी आंखें काफी कुछ बोल जाती है। जहां रुद्र उसकी परवाह नजर आ रही थी, रुद्र फिर खुद को रिलैक्स कर अन्या के थोड़ा करीब बढ़ उसके गालों पर हाथ रख समझते हुए कहता है, देखो वाइफी, जानता हूँ ये सब तुम्हारे लिए नया है और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम्हें इस सब की आदत पड़े या कभी ऐसा मौका देखना पड़े। लेकिन ये बात भी सच है कि इस मुकाम में पहुंचने या बने रहने के लिए मुझे ऐसा होना पड़ा।
क्योंकि सबकी सेफ्टी खुशियां मेरे कंधों पर है। अभी तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा क्योंकि तुम अपने पति के लिए फिक्र कर रही हो, लेकिन जब कभी तुम मेरी जगह पर आओगी तो समझोगी कि अपने जान की परवाह से ज्यादा है हम फैमिली बस। अन्या उसकी बात सुन कहती है, मैं नहीं चाहती कि मैं कभी आपकी जगह भी आऊं, क्योंकि मुझसे ये सब कभी नहीं हो सकता। मैं आपकी तरह हिम्मत वाली नहीं हुई। मुझे तो छोटी चीजों से डर लगता है। ये सुन रुद्र मुस्कुरा देता है और प्यार से उसके माथे को चूमता हुआ कहता है, हाँ ये तो मुझे पता है, तुम बहुत बड़ी डरपोक हो। अन्या उसकी बात सुन एक पल कुछ नहीं कहती, पर आगे पल उसे रुद्र की बातों में शरारत महसूस होती है तो गुस्से में उसके सीने पर मरते हुए कहती है, रुद्र आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे डरपोक कहने की। रुद्र अन्या का सिकुड़ा हुआ मुंह देख मुस्कुरा देता है तो अन्या कुछ सोचते हुए कुछ टशन से कहती है, मैं डरपोक नहीं हूँ, क्योंकि जो आपके साथ रह सकती है, आपको झेल सकती है, उसमें बहुत हिम्मत चाहिए होती है, किसी डरपोक का काम नहीं है। रुद्र अन्या की बात सुन हंसते हुए अपनी बाहों की पकड़ उसकी कमर में कसते हुए आंखों में शरारत लिए उसके होठों के करीब बढ़ते हुए कहता है, अच्छा तो ठीक है, आज तुम्हारी हिम्मत ही टेस्ट करते हैं वाइफी। इतना बोल वो जैसे ही और अन्य के होठों के करीब बढ़ता है कि अन्या अपना सिर पीछे कर उसके होठों पर अपना हाथ रख उससे रोकते हुए धीमी आवाज में कहती है, ये आप क्या रहे हैं रुद्र, हम यहाँ अकेले नहीं हैं। रुद्र अन्या की बात सुन बेपरवाही से कहता है, मुझे किसी और के होने से कोई मतलब नहीं सिवाय तुम्हारे वाइफी। तो शुरू करे टेस्टिंग। ये सुनते ही अन्या की आंखें चौड़ी हो जाती है। वो रुद्र को लगभग धक्का देते हुए कहती है, कोई जरूरत नहीं है अभी कुछ टेस्ट करने की, हम बाद में करेंगे। रुद्र अन्या की तरफ देख एक डेविल स्माइल लिए कहता है, सोचो वाइफी, मेरे टेस्टी के तरीके और वाइल्ड हो सकते हैं बाद में। रुद्र की बात सुन तो अन्या पूरी सकपका जाती है और साथ ही शर्म से पानी पानी हुई जा रही थी, क्योंकि आगे जियान और पायलट बैठे थे और उनके सामने रुद्र ऐसी बातें कर रहा था। अन्या गुस्से में उससे घूरती हुई उसके सीने पर जोर से हिट करते हुए कहती है, आप बेशर्म हो गए हैं बहुत रुद्र। रुद्र उसके मरने वाले हाथ को पकड़ उससे अपनी तरफ खींचता है और अपने दूसरा हाथ आगे लिए अपने उंगलियों से उसके होठों को काफी एहसास से छूते हुए कहता है, वाइफी मैंने तो अपनी बेशर्मी अभी शुरू कहा की है और तुम अभी से परेशान हो गई। सोचो लो, हमें तो अभी दादाजी की ख्वाहिश भी तो पूरी करनी है। उसका क्या? अन्या तो अब रुद्र की बेशर्मी से भरी बातें सुनकर शर्म से धसी ही जा रही थी। अगर वो आसमान में नहीं होते ना तो अन्या सच में खुद को जमीन में शर्म के मारे गाड़ लेती। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका कारुपति ऐसी बातें भी कर सकता है। एपिसोड 133। रुद्र अपनी बात कह दोबारा अन्य के करीब बढ़ते लगता है तो अन्या उसके सीने पर हाथ रख उससे रोक देती है और रुद्र को घूरते हुए मुंह बनाकर कहती है, आप जायद बने नहीं, मुझे सब है, आप दादाजी की ख्वाहिश के आड़ में अपनी शरारतों को अंजाम देते हैं, इसलिए आप घर चले, मैं अब आपकी शिकायत करूंगी दादाजी से कि आपने मुझे परेशान कर रखा है। रुद्र एक नज़र अन्या के हाथ हो देख मासूम बने कहता है, वाइफी तुम मुझ पर इल्जाम लग रही हो, ये सारी तुम्हारी गलती है। ये सुन अन्या अपनी आंखें चौड़ी कर उससे घूरती है तो रुद्र मुस्कुराते हुए उसके चेहरे पर अपनी उंगली काफी होले से फिरते हुए कहता है, अब किसने कहा था मेरे दिल में इस कदर बसने के लिए कि तुम्हारे अलावा मुझे कुछ और खूबसूरत नहीं लगा था। फिर अपनी उंगलियां से बाहर की तरफ इशारा करते हुए, ये नजर भी नहीं। अन्या रुद्र बात सुन असमंजस में पलटकर देखती है तो उसकी आंखें पल भर में आश्चर्य से फैल जाती है और अगले ही पल उसके चेहरे पर एक खुशी की लहर बस जाती है, क्योंकि सामने ही सनसेट हो रहा था, वो भी रेत के अंदर जैसे। वो नज़र इतना खूबसूरत था कि अन्या अपनी नज़रें नहीं हटा पा रही थी। उसकी खूबसूरती उसके दिल मन में चाहे उसे काफ़ी सुकून दिला रही थी। वही रुद्र उस नज़रे की जगह अपनी वाइफ को काफ़ी प्यार से देख रहा था। नज़रे से ज़्यादा खूबसूरत तो उससे अन्या की मुस्कान लग रही थी। वो उसे देखकर ही अपना मन को सुकून पहुंचा रहा था। फिर अपने हाथों फैलाकर अपनी हथेली को देख मन में कहता है, वाइफी इन हाथों ने वक्त के आगे खुद को इतना मजबूत बना रखा है कि अब उससे किसी की सांसें छीनने में डर नहीं लगता। बट आई विश ये सारे पल तुम्हें कभी नहीं देखने को मिले। अगर मेरी लाइफ खुशी है तो सब तुम्हारे चेहरे पर ही खिल जाए। तभी अन्या अपनी खुशी में भर रुद्र का हाथ में अपना हाथ डाल उससे थम कहती है, रुद्र कितना सुंदर है ये सब, बिल्कुल सपने जैसा। अन्या अपनी बात तो कहती है पर उसका ध्यान रुद्र पर नहीं जाता, जो एकटक अपने कठोर हाथों में अन्या के नाजुक हाथ देख रहा था। उससे ऐसा लगा रहा था जैसे उससे एक साथी मिल गया हो उसके हर जज्बात में। वो अकेला नहीं है, ये सोच रुद्र मुस्कुरा देता है और अन्या को पीछे से हक कर लेते हुए वो साथ में नजारा देखता है। तभी कुछ पालों में चौपा एक पैलेस जैसी जगह पर रुकती है। रुद्र उससे बाहर निकलने का इशारा करता है।
अन्या जब बाहर निकल उस अनजान जगह को देखती है तो वो असमंजस में कहती है, हम यहाँ क्यों आए हैं? हमें तो घर जाना था ना। रुद्र अन्या की तरफ देख उसका हाथ काश कर अपने हाथों में जकड़ कहता है, अंदर तो चलो वाइफी, तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। इतना बोल रुद्र अन्या को अपने साथ ले जाता है। ये एक महल था जिससे होटल में कन्वर्ट किया था। रुद्र जो आता देख मैनेजर जो सामने ही खड़ा था वो सिर झुकाकर उससे ग्रीट करता हुआ पर्सनली उन्हें उसके कमरे में ले जाता है। अन्या अंदर आते ही चारों तरफ घूम घूम कर कमरा एक्सप्लोर करती है। सामने बड़ी सी खिड़की से दिखता नजारा इतना सुंदर था कि अन्या की स्माइल 10 गुना बढ़ जाती है। रुद्र जो कमरा लॉक किए अन्या के पीछे आ रहा था। अन्या भागकर उसके पास जाती है और अपने टोपे हल्की उचकने हुए उसके गले में अपनी बाहें डाल खुशी से भर कहती है, ये जगह तो कितनी सुंदर है, बिल्कुल जन्नत जैसी। मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था आज तक। यहाँ के हवाएं भी बिल्कुल अलग सी खुशबू फैला रहे हैं। रुद्र अन्या की बात सुन उसकी तरफ प्यार से देखता हुआ उसकी कमर में अपनी बाहें डाल उसे मजबूती से होल्ड करता हुआ कहता है, तुम्हें पसंद आया? अन्या खुशी से अपना सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ बहुत। रुद्र उसके नाक को अपनी नाक से टच करते हुए प्यार से कहता है, तो ठीक है, आज से ये जगह तुम्हारी हुई। अन्या कंफ्यूज सी कहती है, मतलब? रुद्र अन्या का हाथ अपने गले से थामते हुए उससे घुमाकर सामने की ओर पलटा है और उससे पीछे से बाहों में भर काफी एहसास से उसके कानों में सरगोशी करते हुए कहता है, मतलब ये वाइफी कि मैं ये होटल खरीद रहा हूँ वो भी तुम्हारे लिए। ये सुन अन्या हैरत से अपना सिर घुमाकर उसकी तरफ देखती है, फिर हिचकते हुए कहती है, लेकिन क्यों, क्या जरूरत है? रुद्र अन्या की बात सुन उसके मासूम से आंखों में देख मुस्कुरा देता है और प्यार से उसके आंखों में देख कहता है, क्योंकि ये जगह मेरी वाइफी के चेहरे पर खुशी ले आई है और मेरे लिए तुम्हारी उस खुशी से बढ़कर थोड़ी ही कुछ है। अन्या उससे टोकते हुए कहती है, लेकिन? रुद्र उससे अपनी बाहों में जकड़ते हुए उससे चुप करवाते हुए कहता है, लेकिन कुछ नहीं वाइफी, तुम तो दुनिया की ऐसी पहली पत्नी जो अपने पति के इतने सारे पैसे में से थोड़े पैसे खर्च करने के लिए भी इतना सोचती हो। अन्या उसकी बात सुन मुंह सिकोड़ते हुए सामने देख कहती है, हाँ तो सोचो नहीं, ये सारे आपके मेहनत के पैसे हैं, जो आप ये इतनी मेहनत करते हैं, लेट नाइट लैपटॉप में आंखें गड़ाए काम करते हैं, उसके पैसे हैं। तो क्या मैं अब ये इससे खर्च कर दूं? फिर कुछ सोचते हुए अन्या आगे कहती है, वैसे हम यहाँ क्यों आए हैं इस वक्त? हमें तो घर जाना चाहिए था ना, सब हमारा वेट कर रहे होंगे। रुद्र उसका सवाल सुन काफी रोमांटिक अंदाज में अन्या के कानों में पुसपुसते हुए कहता है, तुम भूल गई वाइफी, हमें दादाजी की ख्वाहिश पूरी करनी है, उसके लिए हम। रुद्र इतना ही कहता है कि अन्या उसकी बाहों से खुद को एक झटके में आजाद कर पलटी है और उसकी तरफ आंखें सिकोड़कर घूरती हुई कहती है, मुझे तो अब ऐसा लगने लगा कि दादाजी की जगह जायदा आपकी ख्वाहिश बन चुकी है ये। रुद्र खुद को इनोसेंट दिखते हुए कहता है, तो इसमें क्या कुछ बुराई है? अब सबकी ख्वाहिश होती है तो मेरी भी छोटी सी है। अन्या उसकी बात सुन बाप ने दोनों हाथ फोड़कर शक भरी निगाहों से उसके तरफ एक कदम आगे बढ़ती हुई कहती है, और आपकी ये छोटी ख्वाहिश कितने की है? रुद्र अन्या की बात सुन सोचने वाले अंदाज में कहता है, ये तो मैंने अभी तक सोचा नहीं है, 4 या 5 6 भी चल सकते हैं। अन्या उसकी बात सुन जैसे अपना सिर ही पकड़ लेती है और चीखते हुए कहती है, 6? रुद्र कम है वाइफी, तो हम 7 और 8 के बारे में सोच सकते हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है? इतना बोल रुद्र जैसे ही आगे बढ़ अन्या को बाहों में लेने की कोशिश करता है कि अन्या झट से नीचे झुककर उसकी पकड़ से बचते हुए दूर जाते हुए कहती है, आप तो मुझसे अब दूर ही रहेंगे, आपकी प्लानिंग कहीं मुझे पागल न बना दे। रुद्र अन्या को यूं अपनी बाहों से भागता और साथ ही उसके दूर रहने की बात सुन वापस से उसकी तरफ टेंशन में बढ़ते हुए कहता है, लेकिन ऐसा क्यों वाइफी? अगर दूर रहोगा तो मेरी प्लानिंग कैसे आगे बढ़ेगी? अन्या वॉशरूम की तरफ रुद्र की पकड़ से वापस से बचकर भागते हुए कहती है, प्लानिंग? इस प्लानिंग के लिए आप कोई दूसरी ले आए। फिर वॉशरूम के अंदर घुसकर दरवाजा बंद करने से पहले कहती है, क्योंकि आपको तो मुझसे 1 या 2 ही मिल सकते हैं, अपने 3 4 5 6 और 7 8 के लिए कोई दूसरी ले आए। इतना बोल अन्या जोर से दरवाजा बंद कर देती है तो रुद्र अपने कदम दरवाजा के पास बढ़ते हुए मुस्कुरा देता है। उससे अन्या को यूं छेड़ने में काफी मजा आ रहा था। वो वॉशरूम का दरवाजा खटखटाते हुए शरारत से कहता है, सोचो वाइफी, दूसरी लाने के लिए तुमने ही मुझे परमिशन दी है, तो अब मैं कहीं भटका तो गलती तुम्हारी ही होगी। रुद्र इतना ही कहता है कि अन्या एक झटके में दरवाजा खोलती है और दरवाजे के पीछे से अपना सिर निकल रुद्र को घूरते हुए वार्निंग भरे टोन में कहती है, ठीक है तो आप ना पहले और दूसरा भी उसी दूसरी वाली के साथ प्लानिंग कर लीजिएगा, मेरे पास आने के बारे तो अब भूल ही जाए।
इतना बोल अन्या झट से दरवाजा बंद करने के लिए होती है कि रुद्र दरवाजे पर हाथ रख उससे रोकते हुए प्यार से कहता है, ओह तुम तो नाराज हो गई वाइफी। अन्या मुंह चढ़ते हुए एक जबरदस्ती की मुस्कान बिखेर कर कहती है, नहीं देखे मैं कितनी खुश हूँ। रुद्र उसकी झूठी खुशी देख प्यार से कहता है, पर मुझे तो सारे तुमसे ही चाहिए वाइफी। अन्या सपाट लहजे में कहती है, भूल जाए और हटे, मुझे नहाना है। इतना बोल अन्या दरवाजे को धक्का देती है तो रुद्र मुस्कुरा देता है, क्योंकि अन्या की सारी ताकत रुद्र की हल्के से ताकत के बराबर नहीं थी। वो उससे देखते कहता है, अच्छा ठीक है, बाकी सब के बारे की हम बाद में सोचेंगे, कम से कम पहले के बारे सोचने दो। मैं क्या सोच रहा हूँ, साथ में शॉवर लेते लेते सोचते हैं, क्या कहती हो। ये सुन अन्या पहले तो घूरती है, पर वो उसकी बात पे शर्माए बिना रह नहीं पाती, क्योंकि इस वक्त उसने अपनी साड़ी उतार दी थी और वो सिर्फ ब्लाउज और पेटीकोट में थी। वो उससे रोकते हुए कहती है, मुझे सब पता है आपकी ये सारी सोच कहाँ जाकर अटकेगी, इसलिए आप जाए और दूसरे बाथरूम में शॉवर ले। रुद्र अन्या की बात सुन एक झटके में अपनी ताकत दुगनी कर दरवाजा खोल देता है और खुद एक झटके में खुद अंदर आते हुए दरवाजा बंद कर अन्या को अपनी बाहों में जकड़ते हुए कहता है, मेरी सोच तो सिर्फ तुम पे अटकती है वाइफी। इतना बोल वो झटके में अन्या को खुद से बिल्कुल चिपकता हुआ उसके होठों अपने होठ रख देता है और काफी डीप किस करने लगता है। अन्या पहले तो रुद्र को रोकने की कोशिश करती है, पर फिर वो भी रुद्र के एहसासों से बच नहीं पाती और उसके किस कर रिसोप दिए एक दूसरे को किस करने लगते हैं। रुद्र जैसे अन्य को काफी लॉन्ग और हार्ड किस करते हुए शॉवर एरिया में ले जाता है और शॉवर ऑन कर देता है। दोनों ठंडे पानी की बूंद में भीगते हुए अपने प्यार की आग में पिघल रहे थे। मोहब्बत का परमाना एक बार ऐसा चढ़ा कि थामने का नाम नहीं ले रहा था। दोनों एक दूसरे में बस उलझते चले जा रहे थे। सांसों की तरपीश उस ठंडे पानी को भी जैसे अपने प्यार में डूबा रही थी। उन्हें इस वक्त जैसी किसी की परवाह नहीं थी सिवाय अपनी मोहब्बत के। ये था ही मोहब्बत का ऐसा जुनून कि किसके भी सिर एक बार चढ़ जाए तो बाकी किसी चीज का होश नहीं रहता। एपिसोड 134। सुबह का वक्त। अन्या की सुबह खिड़की से चमक रहे थे सूरज की रोशनी से होती है। वो अपनी आंखें खोले खूबसूरत सुबह को मुस्कुराते हुए महसूस कर अलसाई हुई बेड से टेक लगती हुई उठती है। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुलता है और रुद्र अपने गीले बालों को पोंछता हुआ बाहर आता है। इतनी सुनहरी सुबह अपने हॉट एंड हैंडसम को यूं अपने सामने अट्रैक्टिव लुक में देख अन्या के चेहरे पर एक मनमोहक मुस्कान छा जाती है। वो अपने कंधे से अपना सिर टिकाए काफी मदहोशी वाली नजरों से रुद्र को तक रही थी। तभी रुद्र की नजर अचानक ही अन्या पे जाती है, जिसे देख उसकी आंखों में एक शरारत सी छह जाती है। वो भी उससे शरारत से देखते हुए उसकी तरफ बढ़ता है और उसके करीब बैठ उसके चेहरे की तरफ झुकता हुआ उसके माथे को चूमते हुए काफी रोमांटिक आवाज में कहता है, गुड मॉर्निंग वाइफी। अन्या उसके बात सुन एक प्यारी सी मुस्कान लिए कहती है, गुड मॉर्निंग। रुद्र बिना अन्या से दूर हुए उसकी आंखों में देखते हुए उसके सांसों के करीब हुए कहता है, ये अधूरी गुड मॉर्निंग नहीं चलेगी, मुझे तो मेरे वाला गुड मॉर्निंग चाहिए। इतना बोल जैसे ही वो उसके होठों के करीब बढ़ता है कि अन्या अपने ब्लैंकेट को अपने मुंह तक ढकते हुए कहती है, जितना गुड मॉर्निंग गुड नाइट आपको लेना था वो आप कल ही सब ले चुके हैं, अब कुछ नहीं मिलेगा। इतना बोल वो अपने आप को पूरा ब्लैंकेट के अंदर भरकर सोने का नाटक करती है। रुद्र उसकी इस बात पर मुस्कुरा देता है, फिर जबरदस्ती उसके चेहरे से ब्लैंकेट हटाकर मासूम बने कहता है, लेकिन क्यों। अन्या मुंह चढ़ते हुए वापस से ब्लैंकेट अपने सिर तक ओढ़ने से पहले कहती है, वो आप खुद से ही पूछे। दादाजी के ख्वाहिश के आड़ में आप जो अपनी शैतानियों को अंजाम दे रहे हैं ना, वो मुझे अच्छे से समझ आ रहा है। इतना बोल अन्या दोबारा ब्लैंकेट में दुबक जाती है और रुद्र की मुस्कान और भी जायद बढ़ जाती है। उससे सच में आज कभी इतना सुकून के साथ खुशी नहीं मिला था किसको यूं तंग करने में। रुद्र कुछ सोचते हुए अन्या ब्लैंकेट साइड से खींचता हुआ खुद भी उसके अंदर घुस जाता है और एक झटके में पीछे से अन्या की कमर पकड़ उससे अपनी बाहों में जकड़ लेता है। अन्या उसकी हरकत से आवक रह जाती है। वो रुद्र की बाहों में कशमिसते हुए कहती है, रुद्र क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए मुझे, आपकी ये सारी सैतनी अब नहीं, चलिए छोड़िए मुझे। रुद्र अपनी पकड़ और कशते हुए अन्या के कानों के करीब बढ़कर फुसफुसते हुए कहता है, ये तो गलत बात है वाइफी, तुम ये सारा इल्जाम मुझ पर नहीं लगा सकती हो, क्या ये तुम्हारी भी ख्वाहिश नहीं है। रुद्र के ऐसे कहने पर अन्या की पकड़ खुद पर ढीली पड़ जाती है। वो खामोश पड़ी रुद्र की बातों में कहीं खो जाती है। अन्या को यूं खामोश देख रुद्र उससे टोकता हुआ कहता है, क्या हुआ वाइफी, कहाँ खो गई, कहीं तुम मेरी कल रात वाली प्लानिंग के बारे में नहीं सोच रही हो। अन्या उसके टोकने पर मुंह बनाए कहती है, आप अपनी प्लानिंग अपने पास ही रखे और छोड़े मुझसे, मुझे फ्रेश होने जाना है।
रुद्र में सिर हिलाया, अन्या कंधे पर सिर टिकाए कहता है, नहीं पहले मेरी गुड मॉर्निंग चाहिए मुझे, फिर मैं इस बारे में सोच सकता हूँ। अन्या उसकी बात सुन एक हार मानती क्योंकि वो अपने हस्बैंड को अच्छे से जानती थी। वो काफी जिद्दी था, इसलिए बिना बहस किए अन्या झट से उसके गालों पे एक छोटी सी किस करते हुए कहती है, हो गया अब हटे, छोड़े मुझे। रुद्र नाक सिकोड़ते हुए कहती है, वैफी मैं बेबी नहीं हूँ जो इस छोटे से किस से मान जाऊंगा। अन्या भी उसकी के अंजाम मगर हंसते हुए कहती है, पर हरकतें तो आपकी बच्चों वाली है। उसका क्या? ये सुन रुद्र एक झटके में अन्या को बैट पर पुश करते हुए सीधा उसके ऊपर चढ़ते हुए अन्या के हाथों को अपने हाथों में जकड़ते हुए उसके अपनी घेरी काली आंखों से देख काफी नशीली अंदाज में कहता है, अच्छा तो बड़ों वाली हरकतें करता हूँ। इतना बोल वो रुद्र अन्या के होठों के करीब बढ़ते लगता है। अन्या कुछ कर पाती उससे पहले ही रुद्र उसके होठों पर कब्जा कर लेता है और अन्या को प्यार के मदहोश में भीगना लगता है। अन्या न खुद को छुड़ा पाती न खुद को उसके प्यार में भीगने से रोक पाती है। कुछ ही पलों में वो भी मदहोश हुए रुद्र के होठों को चूमना शुरू कर देती है और एक दूसरे के प्यार में वो दोनों फिर ऐसा उलझे कि दोनों को कोई होश नहीं था। करीब आधे एक घंटे के बाद दोनों एक दूसरे के बाहों में लेट जाते हैं। अन्या को अब काफी शर्म सी आने लगी थी क्योंकि वो जितना रुद्र को रोक रही थी उतना ही खुद उसकी तरफ खींचा चली गई, इसलिए वो जल्दी से खुद को अच्छे से चादर में लपेट उठने को होती है कि रुद्र पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता है। रुद्र खुद का हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए शर्म से कहती है, रुद्र अब छोड़िए न। रुद्र उससे वापस अपने सीने पर खींचते हुए उसके आंखों में देखते हुए प्यार से कहता है, मेरा मन नहीं कर रहा है। अन्या जिसकी चादर हल्की रुद्र के अचानक खींचते से सीने से सरक गई थी, वो वापस से उससे ठीक करते हुए रिक्वेस्टिंग टोन में कहती है, प्लीज। रुद्र अन्या को देख उसके करीब बढ़ में सिर हिलाता है और काफी आराम लहजे में कहता है, वैसे वाइफी मैंने सब कुछ देख लिया है, तो फिर ये चादर की क्या जरूरत है। रुद्र के ऐसे कहने पर अन्या आवक नजरों से उससे देखने लगती है। वो मन में जैसे अपना सिर पीट रही थी कि उसका पति ऐसी नादानी वाली बातें भी कर सकता है। एपिसोड 135। रुद्र अन्या को देख उसके करीब बढ़ में सिर हिलाता है और काफी आराम लहजे में कहता है, वैसे वाइफी मैंने सब कुछ देख लिया है, तो फिर ये चादर की क्या जरूरत है। रुद्र के ऐसे कहने पर अन्या आवक नजरों से उससे देखने लगती है। वो मन में जैसे अपना सिर पीट रही थी कि उसका पति ऐसी नादानी वाली बातें भी कर सकता है, लेकिन जब उसकी नजरें रुद्र से मिलती है तो कुछ शर्मा से जाती है, क्योंकि रुद्र की नजरों से में इस वक्त शरारत छुपी थी। अन्या शरामते हुए जवाब देती है, ताकि आपका ये दिल जो बार बार डोलता है वो कुछ काबू में रहे। रुद्र अन्या की बात सुन उसके चेहरे पर अपना हाथ फिराया काफी कशिश भारी आवाज में कहता है, लेकिन वाइफी मेरा मन तो तुम्हारी बॉडी से नहीं, तुम्हारी ये झुकी नजरों से और उसके कापत होठों से, यूं तुम्हारे बदन खुशबू से और ये तुम्हारी दिल को सुकून पहुंचा देने वाले एहसास से डोलता है। अन्या उसकी बात सुन उसके आंखों में देखने लगती है जहां उससे सिर्फ खुद के लिए बेशुमार प्यार नजर आता है। कुछ पल यूं रुद्र के आंखों में खोए रहने के बाद वो शर्मा सी जाती है। उसका शर्मा से लाल पड़ चुका चेहरा देख मुस्कुराता हुआ उसके करीब बढ़ता ही है कि अचानक अन्या उसे धक्का दे देती है और हंसते हुए खुद से बेड से उठ वॉशरूम की तरफ भागते हुए एक बार पीछे पलटकर रुद्र को देखती है, जो आवक सा अपनी खाली बाहों को देख रहा था। अन्या उसके एक्सप्रेशन देख हंसते हुए कहती है, छू छू अब आपकी ये शरारत नहीं चलेगी माय डियर हस्बैंड। रुद्र अन्या की बात सुन उसके करीब बढ़ते के लिए उठने को होता है कि अन्या तपाक से वहां से भाग जाती है और जल्दी से वॉशरूम में घुस खुद को लॉक कर लेती है। वही रुद्र उसकी इस हरकत पर अपने बालों में हाथ फेरता मुस्कुरा देता है और मन में कहता है, वाइफी तुम्हारी इस मुस्कान में कुछ भी कर सकता हूँ। आई विश मेरी जिंदगी की हर सुबह तुम्हारी मुस्कान से हो। इतना बोल वो सुकून से हल्का मुस्कुरा देता है, फिर कुछ सोचता हुआ बेड से उठता है और कपड़े चेंज कर कमरे से बाहर निकल जाता है। कमरे के बाहर ही जियान और रुद्र के बॉडीगार्ड पूरे फ्लोर पर फैले थे। जियान रुद्र के पास आता है तो रुद्र उससे एक्सप्रेशन की आंखों से कुछ पूछता है, तो जियान हमें सिर हिलाकर काम होने का इशारा करता है, जिससे देख रुद्र उससे चलने का इशारा करता है और रुद्र जियान वहां से निकल जाते हैं। वही अन्या जैसे नहाकर वॉशरूम से निकलती है तो रुद्र उससे कमरे में कहीं दिखाई नहीं देता है। वो चारों तरफ नजरें घुमाकर उससे ढूंढती है तो उसकी नज़र ब्रेकफास्ट टेबल पर जाती है। अन्या उसके पास बढ़ चेक करती है तो सारे उसके पसंद है नाश्ते थे और एक रोज के साथ पेपर था। अन्या रोज को हाथ में लिए उससे प्यार से देखती है। वो रोज बिका कांटों का था। अन्या उससे चूमते हुए उस पेपर को निकल पढ़ने लगती है। उसमें रुद्र का ही मैसेज ही लिखा हुआ था।
माय डियर वाइफी, जानता हूँ तुम्हारी सबसे पहले नज़र मुझे तलाश रही होगी, तो उन नज़रों को कुछ वक्त तक इंतजार करने बोल दो। कुछ जरूरी काम से जा रहा हूँ, शाम तक लौटूंगा। तुम अपना ख्याल रखना और रेस्ट करना। और हाँ, शाम को एक स्पेशल सरप्राइज इज वेटिंग फॉर यू, सो बी रेडी। उद्धरण चिन्ह। अन्या रुद्र का यू मैसेज पर पहले दुखी होती है, लेकिन सरप्राइज का जिक्र सुन कुछ एक्साइटेड हो जाती है और मन ही मन में सोचती है कि ऐसा क्या सरप्राइज है जिसके बारे में रुद्र जिक्र कर रहा है। अब तो सच में उससे सोच सोच कर इंतजार नहीं हो रहा था। वो उस लेटर को पढ़ मुस्कुराते हुए अपने सीने से लगा देती है। फिर रोज को प्यार से छूकर नाश्ते को देखती है। रुद्र के बिना तो उसका खाने का मन नहीं था, लेकिन नाश्ता सारे उसके मन पसंदीदा था और रुद्र ने स्पेशल उसके लिए रखा था। ये सोच अन्या वही बैठ चुपचाप नाश्ता करने लगती है। नाश्ता करने के बाद वो थोड़ी देर घर पे सबसे बातें कर वक्त काटने की कोशिश करती है और बाद में कुछ पल वो सो भी जाती है। जब उसकी आंखें खुलती है तो सूरज अपनी दिन की आखिरी लालिमा बिखेर जाने को होती है। अन्या समय देख उदासी में कहती है, कहाँ रह गए आप, अब तो शाम होने आई। तभी कमरे का डोर बेल बजाता है, जिससे सुन अन्या की उदासी एक पल में खुशी में भर जाती है। वो झटके से बेड से लगभग कूदते हुए उठती है और भागते हुए दरवाजा खोलती है, ये सोच कि रुद्र होगा दरवाजे पे। लेकिन जैसे ही दरवाजे पर खड़ी फीमेल स्टाफ पर जाती है तो उसकी खुशी कुछ फीकी पड़ जाती है। फीमेल स्टाफ अन्या को देख सिर झुकाकर उसे काफी रिस्पेक्टफुली ग्रीट करते हुए कहती है, हेलो मैम, मुझे मिस्टर चौहान से आपको ये बुके और ये पैकेट देने को कहा है। इतना बोल वो अपने साथ ही खड़े स्टाफ से बुके लिए और एक पैकेट की तरफ इशारा करती है। अन्या फ्लो को देख उससे अपने हाथों में ले लेती है और उसे छूकर मुस्कुरा देती है। वो फूल सच में काफी खूबसूरत थे, जिससे देख तो अन्या का मन काफी ज्यादा खुशी से भर गया था। तभी उसकी नज़र उसमें लिखे नोट पर जाती है, जहां उसके लिए एक और मैसेज था, फ्लावर फॉर माय लेडी लव। अन्या उससे पढ़ शर्मा सी जाती है, फिर वो फ्लावर से नज़र हटाकर पैकेट की तरफ हाथ बढ़ती है। वो फीमेल स्टाफ उसे देते हुए कहती है, मैम, मिस्टर चौहान से कहा है कि आप रेडी हो जाए, क्या मैं इसमें आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? अन्या उसकी बात सुनना में सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं शुक्रिया, मैं खुद कर लूंगी। इतना बोल अन्या उस पैकेट को बुके को लिए वापस कमरे के अंदर आती है। बुके को टेबल पर रख उस पैकेट को देखने लगती है। वो जल्दी से उससे खोलती है तो एक पल वो हैरान रह जाती है, क्योंकि उसमें एक काली रंग की काफी खूबसूरत साड़ी थी। अन्या ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रुद्र उससे साड़ी भेजेगा, क्योंकि उससे लगा कि रुद्र शायद उससे कोई वेस्टर्न आउटफिट ही देगा। पर साड़ी देख अन्या सच में काफी ज्यादा हैरानी होती है, लेकिन खुशी भी। वो उसे काफी प्यार से छूते हुए देखती है और साथ ही रुद्र की ऐसी तैयारी देख वो काफी एक्साइटेड हो जाती है अपने सरप्राइज के लिए। इसलिए अन्या झट से तैयार होने लगती है और कुछ ही घंटों में वो पूरी तरह तैयार हुए खुद को एक नजर आईने में निहारने लगती है। उस काली साड़ी अन्या काफी हॉट एंड सेक्सी के साथ साथ काफी एलिगेंट लग रही थी। साथ ही गले में डायमंड सेट और रुद्र के नाम का मंगलसूत्र उस पे 4 चांद लगा रहा था। मेकअप बिल्कुल सिंपल, क्योंकि उसका चेहरा पहले से रुद्र के प्यार में धमक सा रहा था। बालों को बिल्कुल आजाद छोड़ा हुआ था और साथ ही हल्का रुद्र के नाम का सिंदूर उसके लुक में जैसे कोई अलग ही कहर ढहा रहा था। वो खुद को यूं प्यार से निहार रुद्र का इंतजार करने लगती है। तभी दोबारा डोर बेल बजाता है, जिससे सुन अन्या के दिलों का धड़कन काफी बढ़ सा जाता है। वो खुद को संभाल कर जैसे ही दरवाजा खोलती है तो सामने देख उसकी आंखें कुछ छोटी हो जाती है, क्योंकि सामने कोई भी नहीं था और न ही कॉरिडोर में उससे कोई नजर आ रहा था। अन्या को लगा क्या कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। ये ख्याल आते ही वो अपना सिर झटक जैसे जाने को होती है। अंदर की उसकी नज़र एक काले गुलाब पर जाती है, जो ठीक उसके दरवाजे के सामने रखा हुआ था। ये देख उससे काफी अचकचा सा लगता है, क्योंकि काला गुलाब का मतलब उसके इस वक्त समझ से परे था। अन्या उसे उठाकर एक बार और आसपास नजर घुमाकर देखने लगती है, पर अभी भी कोई नजर नहीं आता उससे। अन्या ये देख सोचने लगती है कि क्या ये काला गुलाब रुद्र से उससे भेजा, पर इसका क्या मतलब हो सकता है और ऐसा क्यों भजे। अन्या उस रोज को देख सोच में डूब जाती है कि तभी एपिसोड 136। अन्या काले गुलाब को अपने हाथ में लिए असमंजस में थी कि तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है। अन्या उस मैसेज को चेक करती हुई उससे पढ़ती है, ये ब्लैक रोज मेरे उस हाल को बयां करता है जब तुम मेरी जिंदगी में नहीं थी वाइफी, बिल्कुल खाली और बेरंग जो मैं था तुमसे मिलने से पहले। उद्धरण चिन्ह। अन्या उससे पर उस रोज को प्यार से देखती है और उससे धीरे चूमते हुए कहती है, मुझे आपके ये रंग से भी मोहब्बत है रुद्र, क्योंकि इसमें वो आप जो अब मेरे सिर्फ मेरे हो। अन्या ये बोल मुस्कुरा देती है
वो उस रोज देख ही रही थी कि उसकी नज़र कुछ दूर पर रखी दूसरे रोज पर जाती है। अन्या के कदम खुद ब खुद उस ओर बढ़ जाते हैं। अन्या उस रोज को उठती हुई देखती है तो ये ब्लू रोज था, जिससे देख वो कुछ सोचते ही है कि उसका फ़ोन दोबारा बजाता है। अन्या मैसेज चेक करती ही है तो उसमें फिर से रुद्र का दूसरा मैसेज आया हुआ था। अन्या उससे खोल पढ़ने लगती है। ये नीला गुलाब मेरी जिंदगी का वो एक रहस्य बयां करता है जो मेरे दिल की सदियों से बंद दरवाजे को बिना किसी चाबी के, बिना किसी आहट के उसमें इस कदर बास जाती है कि मुझे भी पता नहीं चलता है। वाइफी, प्यार का तो पता नहीं पर तुम्हारी सादगी, तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारा निसावत प्यार सबके लिए, देख मेरे दिल के दरवाजे कब तुम्हारे लिए खुल गए, सच में मुझे पता नहीं चला। उद्धरण चिन्ह। अन्या ये पर कुछ थम सी गई। रुद्र आज उससे अपने दिल का हाल जो बया था वो उस रोज को देख उससे भी चूमती हुई गहरी आवाज में कहती है, मेरा भी कुछ यही हाल है रुद्र, आपकी मोहब्बत में। ये बोल वो दोबारा नजरें दौड़ती है तो फिर कुछ दूर एक और रोज दिखाता है, जिससे देख अन्या दौड़कर उस रोज को उठती है। तो ये पिंक रोज था। अन्या जल्दी से अपना फोन चेक करती है तो वहाँ एक और मैसेज आया हुआ था, वैसे ये रोज तो सिर्फ तुम्हें बया है, तुम्हारी स्वीटनेस को बया करता है, लेकिन मैं ये रोज एक वादे के तौर पर देता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये पर अन्या कंफ्यूज हो जाती है, फिर जल्दी से नजरें दौड़ी है। कॉरिडोर के एंड पर एक और रोज दिखाता है। वो उससे उठती हुई उन्हें चेक करती है। ये वाइट रोज था। शादी के वचनों का तो मुझे याद नहीं पर मैं आज तुमने अपने वादे देना चाहता हूँ, मोहब्बत के वादे। ये रोज मेरे दिल के लॉयल्टी के लिए जो अब तुम्हारे लिए धड़कता है और सांसों के आखिरी बोल तक धड़केगा। उद्धरण चिन्ह। अन्या ये पर कुछ इमोशन हो जाती है। आंखों खुशी और इमोशन साथ लिए और आसपास नजरें घुमाकर चेक करती है तो सामने एक शर्ट स्टेयर बना हुआ था और उसकी पहली सीढ़ी पर एक रोज था। अन्या जल्दी से उससे उठती है तो ये एक येलो रोज था। उससे दोबारा फोन चेक करती हुई मैसेज पढ़ती है, वफी वैसे तो ये रोज दोस्ती के लिए होता है पर हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए होगा, भरोसे के लिए होगा। अन्या सीढ़ियों पर चढ़ी है तो एक और रोज था जो कि ऑरेंज रोज था। अन्या मैसेज पढ़ती है, वाइफी ये हमारे साथ का होगा, जिंदगी भर साथ निभाने का वादा जो मैं तुमसे करता हूँ। उद्धरण चिन्ह। अन्या और आगे बढ़ती है तो उससे एक और रोज मिलता है जो कि एक मिक्स कलर रोज था जहाँ हर रंग शामिल थे। अन्या उससे देखती तो एक पल देखते ही रह जाती है, फिर जल्दी से मैसेज खोल चेक करती है, वाइफी मेरे इमोशन तुम्हारे इतने सारे हैं कि गुलाब कम पड़ जाएंगे, रंग कम पड़ जाएंगे। तुम्हारे बताते बताते तो मैंने सारे रंगों को यूं समेटकर तुम्हें कहता हूँ कि दिल जान सांस रूह जो भी मेरे अब तुमसे जुड़ा है। इमोशन मुझे पता नहीं कैसे बयां करे पर मेरे जज्बात सिर्फ तुम्हारे हैं। अगर समझना चाहूँ तो समझा नहीं पाऊंगा और अब इतना देर तुमसे दूर भी नहीं रह पाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। अन्या ये लाइनें पर सच में काफी जज्बाती हो गई थी। वो खुद ही जानती कि रुद्र के इमोशन उसके दिल पर क्या असर कर रहे थे। वो जल्दी से सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर आती है और सामने का नजर देख तो दंग रह जाती है। चारों तरफ सफेद लाइटों से सजा हुआ था, सिर्फ रोशनी थी जैसे आसमान में जगमगाता सितारा हो। वो धीरे से चलकर जमीन पे बिखेरे पुलों के चादर पर चल आगे बढ़ती है और अपनी बेसब्र पड़ी निगाहों से रुद्र को तलाश करते हुए कहती है, कहाँ है आप रुद्र? इतना सब कह दिया और अब मुझे यूं सता भी रहे हैं, सामने तो आए। अन्या रुद्र को ढूंढते हुए आगे बढ़ती है कि तभी उसकी नज़र एक रोमांटिक टेबल पर जाती है जहां उसके लिए आखिरी गुलाब रखा हुआ था। अन्य जल्दी से वहां जाकर अपने हाथ में पकड़े सारे गुलना को टेबल पर रख उस टेबल पर रखे 3 लाल गुलाब को उठती है और उससे छूती ही है उसके कानों में एक मीठी सरगोश भरी आवाज गूंजती है, आई लव यू वाइफी। अन्या उस आवाज को सुन अपने बेकाबू हुए दिल को थाम अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी रुद्र पीछे से उसके कमर पर अपने हाथों को पिछालता हुआ उससे थम लेता है और कानों के पास एक किस करते हुए वापस से कहता है, आई लव यू वाइफी, आई लव यू सो मच। अन्या उसकी बात सुन हल्की मुस्कान लिए बंद आंखों से कहती है, आई लव यू टू रुद्र। रुद्र अन्या का जवाब सुन उससे टाइट हग करते हुए उसके गर्दन में जैसे अपना सिर छुपा लेता है और कुछ पल यूं ही दोनों एक दूसरे के लिए करते होते हैं। मोहब्बत का ये सफ़र उन्होंने काफ़ी खूबसूरती से उतार चढ़ाव तय किया था, जिसका एहसास इस वक्त दोनों के दिलों में था। तभी कुछ पल बाद रुद्र धीरे से अन्या से लग हुए अपने पॉकेट से कुछ निकलता हुआ अन्या के गले में पहनता है और उसके सामने आते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम उसके माथे को चूमता हुआ कहता है, हैप्पी एनिवर्सरी वाइफी। अन्या जिसकी आंखें अब तक बंद थी वो रुद्र के विश करने से अचानक से खुल जाती है और वो सीधा वो उसकी आंखों में देखने लगती है। एपिसोड 137। दोनों की आंखें मिली। अन्या धीरे से अपने गले में पहनाए उस चेन को देखती है
जो काफी खूबसूरत एक छोटे से पेंडेंट में पिरोया हुआ था। उस पेंडेंट हीरा जड़ा हुआ था, पर उस हीरे की खास बात थी कि उससे करीब से देखने पे इसमें अन्या और रुद्र के साथ में जुड़े नाम दिखाई देते थे। अन्या उस पेंडेंट को छूकर काफी इमोशन हो गई थी। उसके आंखों से आंसू की बूंदें छलक आई, जो खुद में संभाल उसके गालों पे लुढ़क आई। अन्या के आंखों में ये आंसू देख रुद्र कुछ बेचैनी सा हो गया था। उसने नहीं सोचा था कि अन्या ऐसे रो देगी उसके सरप्राइज से। वो जल्दी से अन्या के गालों को अपने हाथों में थाम उसके आंसू पोंछता हुआ फिक्र से कहता है, क्या हुआ वाइफी, थोड़ा पसंद नहीं आया क्या? अन्या उसके ऐसे पूछने पर नमे सिर हिलाती है, फिर आंसुओं से भीगी पल के लिए उसके ओर प्यार से देखते हुए कहती है, ये तो मेरी का अनमोल तोहफा है रुद्र, आपके साथ से ज्यादा कुछ भी खूबसूरत नहीं मेरे लिए। रुद्र उसके आंखों के आंसू पोंछ परेशान नजरों से देख कहता है, तो फिर ये नामी। रुद्र की फिक्र देख अन्या मुस्कुराकर उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए प्यार से कहती है, ये नमी तो मुझे मेरे किस्मत पे यकीन करने के लिए बह रहे हैं। रुद्र उसकी बात सुन कंफ्यूज सा उससे देखता है, तो अन्या उसका हाथ थामे एक खोए अंदाज में कहती है, आपको याद है जब 1 साल पहले हम इस शादी के बंधन में बंधे थे, तब हम दोनों इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। आप दादाजी के मान के लिए कर रहे थे और मैं आपके जिद के लिए। न आप इस शादी को मानते थे, न निभाने की चाह थी और न ही आपके मायने और मेरे लिए शादी का मायने थे, उसका महत्व भी था, पर निभाने की चाह बिल्कुल नहीं। मुझे तो कभी ये भी नहीं लगा था कि मैं कभी आपकी जिंदगी में शामिल भी हो पाऊंगी, लेकिन आज सब बदल गया। मेरी बेजान रूठी हुई किस्मत आज इतना खूबसूरत सफ़र बन चुकी है आपके साथ। मैंने तो ये तक नहीं उस वक्त नहीं सोचा था कि वो शादी के वचन आपके इतने खूबसूरत वादों में भी बदल सकते हैं। बोलते बोलते अन्या भावुक तो हो गई थी, लेकिन खुद को संभाल रुद्र की तरफ एक बड़ी मुस्कान ले उसके नाक को पकड़कर थोड़ा ट्विस्ट करते हुए कहती है, क्योंकि आपके इस सिंहासन पर जो दुनिया जहां का गुस्सा जो हुआ करता था, कुछ बोलो तो सोए शेर की तरह भड़क जाते थे। अन्या बोलते बोलते मुंह सिकोड़कर कहती है, और मुझे कितना खरी खोटी सुनते थे, जो मैं कभी अपने इन लॉस से नहीं सुनी, उसकी कमी आप पूरा कर देते थे। और अन्या अपने बातों में भरी शिकायतों लिए रुद्र को सुना ही रही थी कि रुद्र अचानक उसकी कमर पकड़ उससे अपनी बाहों में जकड़ते हुए तीखे अंदाज में उसके करीब बढ़ कहता है, अच्छा लगता है मेरी वाइफ को मुझे काफी सिखाते हैं। अन्या उसके ऐसे करीब आने से काफी हर बार सी गई। वो हकलाते हुए कहती है, हाँ नहीं हाँ हाँ। वो रुद्र अपने स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन लिए अन्या के चेहरे के करीब बढ़ते हुए कहता है, हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोलो आगे। आज सोचता हूँ अपनी बीवी की शिकायतें ही दूर कर देता हूँ। क्या कहती हो वाइफी? इतना बोल वो अन्या के और करीब बढ़ता है, तो अन्या झट से पीछे अपने सिर कर उससे पुश करते हुए कहती है, आपका तरीका मुझे अच्छे से पता है रुद्र, सब चीजों में आप अपना फायदा ही ढूंढते हैं। रुद्र अन्या के चढ़े हुए एक्सप्रेशन देख मुस्कुराता हुआ अपने बालों में एटीट्यूड से हाथ फेर कहता है, ये तो है आखिर टॉप बिजनेसमैन जो हूँ, नुकसान में मुझे जीने की आदत नहीं है। अन्या उसकी बात सुन मुंह बनाए उससे देखती है, तो रुद्र दोबारा उसके कमर को अपने एक हाथ से पकड़ अपने करीब करता है और दूसरा हाथ अन्या के हाथों में फंसते हुए काफी इंटेंसली उससे देखता हुआ कहता है, पास्ट की गलतियों का पता नहीं वाइफी, लेकिन फ्यूचर के साथ का मुझे पता है। जो तुम हो, तुम पे गुस्सा करना, तुम्हें बुरा भला बोलना, तुमसे दूर रहना, तुम्हें खुद से दूर करना मेरे लिए भी एक ना चाहते हुए भी एक सजा के जैसा था। मेरे लिए आज दिन बहुत खास है क्योंकि तुम मेरे जिंदगी में शामिल हुई थी, उसके अलावा मेरे लिए कुछ मैटर नहीं करता। इतना बोल रुद्र अन्या के हाथ को अपने होठों से चूमता हुआ उसके चेहरे को अपने उससे हाथ से थमता हुआ कहता है, और आज के बाद मैं इसमें कोई इमोशन नहीं देखता है सिवाय मेरे प्यार के, उन आंसुओं को भी नहीं। इतना बोल रुद्र प्यार से उसके आंखों को चूम लेता है। अन्या अपनी बंद आंखों में उसके स्पर्श को महसूस कर सहर सी जाती है। अन्या आगे बढ़ रुद्र के सीने से लग जाती है। रुद्र भी सुकून से उससे अपनी बाहों में जकड़ उस पल को जीता है जहां उसकी मोहब्बत का सुकून था। कुछ पल बाद दोनों अलग होते हैं, तो रुद्र उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ता है, जिससे देख अन्या मुस्कुरा कर उससे थम लेता है। रुद्र उससे अपने साथ एक सेंटर टेबल पर ले जाता है, जहां एक बड़ा सा 7 फ्लोर का केक रखा हुआ था, जिससे देख अन्या आचार्य से कहती है, इतना बड़ा केक, ये कुछ ज्यादा ही नहीं है हमारे लिए। रुद्र मुस्कुरा कर अन्या का हाथ अपने हाथों में लिए उससे कटिंग नाइफ देते हुए कहता है, नहीं मेरे वाइफी की स्वीटनेस से ज्यादा बड़ा नहीं है। अन्या उसकी चीजी बातें सुन मुंह बना लेती है। फिर दोनों आगे बढ़ उस केक को काटते हैं। अन्या आगे बढ़ सबसे पहले बड़ा बीते लिए रुद्र को खिलती है। फिर रुद्र भी एक बाइट केक का लिए अन्या की तरफ बढ़ा देता है, तो अन्या की नज़र रुद्र के होठों के पास जाती है जहां अभी भी क्रीम लगी थी, जिससे देख अन्या को कुछ शरारत सूझी है।
वो झटके से रुद्र की जैकेट पकड़ उससे अपने करीब जाती है और धीरे से उसके होठों पर अपने होठ रख उसे लिक लगती है। ये देख रुद्र के हाथों में लिए केक छूट जाता है। अन्या का ये एक्शन उससे हैरान तो कर रहा था लेकिन साथ ही उसके अंदर एक फीलिंग जगाने का। रुद्र उस किस में खोता उससे पहले ही अन्या काफी जोर से रुद्र के होठों को बाइट किए उससे लगा हो जाती है और एक बड़ी सी शरारत मुस्कान लिए काफी इंटेंस नजरों से रुद्र को देख अपने होठों पे जीभ फिरती है। ये देख रुद्र जिसके होठों पर लगी थी वो अपने होठों को छूकर अन्या को अजीब नजरों से देख कहता है, ये क्या था वाइफी। अन्या शरारत निगाहों से देख रुद्र के करीब बढ़ती है और उसके होठों काफी होले से छूकर कहती है, स्वीटनेस में खट्टे का मजा माय डियर हस्बैंड। वैसे ये कॉम्बिनेशन काफी टेस्टी था। रुद्र अन्या की शरारत बखूबी समझ रहा था। अब उसका भी मन डोल गया। वो भी एक डेविल स्माइल लिए कहता है, मेरे पास इससे भी ज्यादा टेस्टी ऑप्शन है, वो टेस्ट करके बताऊं क्या। इतना बोल जैसे ही वो अन्या को अपनी बाहों में जकड़ते को होता है कि अन्या उसकी शरारत को पहले ही भाप उससे दूर हो जाती है और उसकी पकड़ से बचकर दूर भागा कर कहती है, पहले पकड़ के तो दिखाओ माय डियर हस्बैंड। इतना बोल अन्या भागने लगती है। रुद्र उसकी इस हरकत को देख पहले तो मुंह चढ़ता है लेकिन फिर वो अन्या के पीछे भागने लगता है उससे पकड़ने के लिए। आज जैसे अन्या रुद्र को परेशान करने के मूड में थी। वो जैसे ही उसके करीब बढ़ उसे पकड़ने को होता तो अन्या अपनी एक आंख शरारत से विंक कर उसका ध्यान भटका देती है और दोबारा भाग जाती है। तो कभी उसके ऊपर रोज पेटल्स फेंक देता, तो कभी पर्दों में उससे उलझासी देती है। अन्या को ये कर काफी मजा आ रहा था। वो खिलखिला कर हंस रही थी अपनी जीत लिए और रुद्र मन ही मन उसकी हंसी में खुश था पानी हार के साथ। अंत में अन्या का पाँव उसकी ही साड़ी से लग फिसल जाता है पर रुद्र वक्त से पहले ही उसे अपनी गोद में उठा लेता है और उससे ले जाते हुए कहता है, तो वाइफी अब क्या ख्याल है, अब टेस्ट करे। नेक्स्ट ऑप्शन। अन्या उसकी बात सुन मुंह सिकोड़ देती है और नीचे उतरने का बोलती है लेकिन रुद्र उससे नहीं छोड़ता और अपने साथ डाइनिंग टेबल पर ले जाता है और उससे चेयर पर बैठता हुआ उसके पास वाले चेयर पर खुद बैठ जाता है और अन्या के आंखों में देख कहता है, पहले तुम डिनर कर लो वाइफी, उसके बाद मैं लूंगा अपने स्वीटनेस से भरे डेजर्ट का मजा। अन्या उसकी बात सुन शर्मा सी जाती है क्योंकि आगे जो होना था वो हर बार उसके लिए एक सपने जैसा हुआ करता था। वो हर लम्हा उसके लिए नया एहसास लिए होता था जिससे सोचने भर से उसके पूरे बदन में एक हाल चाल सी मचने लगती थी। अन्या ये सोच मुस्कुराते हुए अपना सिर झटकती है और अपना हाथ आगे बढ़ती है डिनर सर्व करने के लिए तो रुद्र उसका हाथ रोक कहता है, वाइफी रहने दो मैं करता हूँ। अन्या रुद्र की बात सुन उससे रोकते हुए कहती है, नहीं मैं कर लेती हूँ, आप रहने दे। रुद्र उसका हाथ अपने हाथों में लिए उससे प्यार से चूम कहता है, वाइफी साल के 365 दिन तो तुमने यही सारे काम लिए हैं वो भी सबके लिए, तो आज तुम सब इससे एंजॉय करो काम नहीं। वैसे मैं इतना बुरा भी सवे नहीं करता। इतना बोल रुद्र मुस्कुरते हुए अन्या की प्लेट में डिनर सर्व करता है और अन्या अपने हाथों को टेबल पर रख प्यार से रुद्र को अपने लिए ये सब करता देख निहारने लगती है। वो इतना अट्रैक्टिव लग रहा था कि अन्या का दिल उससे एक नज़र देख जोरों से 100 बार जैसे धड़कता हो। अन्या को इतना स्पेशल फील हो रहा था कि वो इस फीलिंग को अपने शब्दों में शायद ही नहीं बयां कर पा रही थी। शायद यहाँ शब्द चीज कम पड़ जाए। रुद्र का प्यार उसके लिए अब जैसे दुनिया भर का जहां था। एपिसोड 138। अन्या रुद्र अपना स्पेशल टाइम एंजॉय करके 2 दिन में घर वापस लौट आते हैं। वो वक्त कितना खुशनुमा था। वो अन्या की आंखों की चमक और होठों की खुशी साफ साफ बयां कर रही थी। उससे जैसे सब मिल गया हो और अब किसी भी चीज की चाह नहीं न हो। इतना सारी खुशियां पाने का शायद उसने कभी अपने सपने में नहीं सोचा था। रुद्र का प्यार उससे जैसे बदलों की सैर करा रहा हो। रुद्र भी खुश था और अन्या भी अपने लाइफ में आने की वजह से काफी बदल भी रहा था। अब वो फैमिली के साथ वक्त बिताने के साथ छोटी छोटी खुशी में शामिल भी होता था, जहां उसका परिवार काफी खुश था। घर वापस आने के बाद रुद्र कुछ थोड़ा बिजी सा हो गया था क्योंकि 1 महीने के बाद काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट उसके सामने थे जिसके लिए वो काफी सीरियस था। ऐसे ही कुछ दिन हंसी खुशी सबके बीत रहे थे। वही दिव्यांका रुद्र के ऑफिस में ढेर महीनों से काम कर रही थी, पर जैसे उससे रुद्र की शकल भी ईद के चांद की तरह कभी कभी ही झलक आती थी। रुद्र के केबिन का फ्लोर ऊपर था तो दिव्यांका का डिपार्टमेंट थोड़ा नीचे और वो वहाँ एक आम एम्प्लॉय थी, इसलिए जब भी कोई मीटिंग हुआ करती थी तो डिपार्टमेंट के हेड के जगह कोई आम एम्प्लॉय नहीं होता और न ही आम एम्प्लॉय रुद्र के फ्लोर पर जा सकता था। ये सारी बाउंडेशन दिव्यांका को उसके मकासद से काफी पीछे खिसका रही थी। उससे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रुद्र के नज़र में भी आए। वो बस एक मौके की तलाश में बैठी थी।
और शायद किस्मत आज उससे वो मौका देने फिराक में थी। दिव्यनाका अपने डेस्क पे बैठी अपने नेल को आराम से पेंट कर रही थी कि तभी एक पियोन उसके पास आता हुआ कहता है, मैम आपको मेजर साहब ने अपने केबिन में बुलाया है। इतना बोल पियोन तो वहां से चला जाता है, पर दिव्यंका का मुंह बन जाता है। वो मुंह चढ़ाए मन में कहती है, अब इस बूढ़े वेश को क्या चाहिए, जब देखो एक झूठी मुस्कान लिए रहना पड़ता है। ओह गॉड, ये सब कितना टॉर्चर है मेरे लिए। मुझे अब नहीं लागत ये बूढ़ा मुझे मेरे मकाशे को पाने में अब कोई हेल्प कर सकता है। मुझे कोई और ही तरीका ढूंढना होगा, पर फिलहाल चल के देखती हूँ क्या आफत आ गई इस बूढ़े को। इतना बोल दिव्यंका अपने हाथों के नेल पेंट को फूंक मार सुखाती हूँ व्यास के केबिन की तरफ मटकते हुए बढ़ गई। केबिन नोक कर वो अंदर आती है तो सामने मिस्टर व्यास को परेशानी में कहीं जाने की तैयारी करते देख उसकी भौहें चढ़ जाती है। वो आगे बढ़ते हुए पूछती है, सर आर यू ऑलराइट। मिस्टर व्यास को परेशानी भरी नजरों से दिव्यंका की आवाज सुन उसकी तरफ देखते हुए कहती है, नो मिस दिव्यंका, एक प्रॉब्लम हो गई है। आपको मेरे लिए मेरा एक काम करना होगा। ये सुन तो दिव्यंका का मुंह सार जाता है, क्योंकि काम का नाम सुन उससे सच में उल्टी आती थी, पर वो ये बात जाता नहीं सकती थी, इसलिए वो झूठी मुस्कान के साथ पॉलिट आवाज में कहती है, नॉट एट ऑल सर, आपका काम करना तो मेरे लिए कुछ नया सीखने के जैसा होता है। आप बताए। मिस्टर व्यास दिव्यंका की बात सुन एक छोटी के साथ कहते हैं, मुझे आपसे ऐसी ही बातों की उम्मीद थी मिस दिव्यंका। फिर टेबल पर रखी 2 फाइल पास करते हुए जल्दबाजी में कहते हैं, एक्चुअली ये फाइल आज मुझे बॉस को सबमिट करने के साथ ब्रीफ भी करना था और उनके साथ डिज़ाइन टीम के साथ न्यू पॉइंट शॉर्ट आउट करना था, पर वक्त पे मुझे फैमिली इमरजेंसी की वजह से घर जाना पड़ रहा है। एक्चुअली मेरी वाइफ की डिलीवरी होने वाली जिसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन है और मेरा जाना काफ़ी ज़रूरी है। तुम्हारे अलावा ये सारी टर्म सिर्फ मेरी असिस्टेंट पूजा को ही पता था, पर आज 2 भी 3 की छुट्टी पर है। ये काम आज के आज होना जरूरी है, तो अब मेरी लास्ट आप ही हो मिस दिव्यंका। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, क्या आप मेरी जगह आज मीटिंग को लीड कर दीजिएगा। मिस्टर व्यास की रिक्वेस्ट सुन तो दिव्यंका एक पल को दंग रह गई, क्योंकि उनकी रिक्वेस्ट तो दिव्यंका के लिए जैसे कितने वक्त का इंतजार था। वो खुशी से भर जाती है, पर मिस्टर व्यास के सामने अपनी खुशी को न जाहिर करते हुए मुस्कुराकर कहती है, सर ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसमें रिक्वेस्ट की क्या बात है। आप बेफिक्र हो जाए, मैं सब संभाल लूंगी, एक रहस्यमय मुस्कान के साथ, और आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मिस्टर व्यास जो काफी हड़बड़ी में थे, जो दिव्यंका के लहजे के उतर चढ़ाव को नजरअंदाज करते हुए जल्दी से फाइल के साथ अपने ड्राइवर से एक कार्ड निकाल उसके तरफ बढ़ते हुए कहते हैं, थॉट ग्रेट मिस दिव्यंका, ये मीटिंग कार्ड ये शो कर दीजिएगा आप मिस्टर अमन को, और मैं पर्सनली उन्हें कॉल कर इन्फॉर्म भी कर दूंगा कि आप सब हैंडल कर लेगी। इतना बोल वो अपना कोट उठा कर जाने लगते तो कुछ याद आते ही रुककर दोबारा कहते हैं, और हाँ, आपको डिजाइनर टर्म के हेड मिस्टर वी आर वहाँ मिल जाएंगे, तो आप उन्हें ये दूसरी वाली फाइल दे दीजिएगा। एंड ऑल थे बेस्ट। दिव्यंका उनकी बात सुन बस सिर हिला पाती कि मिस्टर व्यास जल्द से जल्द वहाँ से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद दिव्यंका उस कार्ड को उठाकर हवा में लहराते हुए कहती है, ओह तो ये है मेरे किस्मत की चाबी, जो आज मेरे इतने लंबे इंतजार के बाद हाथ आई है। इतना बोल दिव्यंका हंसने लगती है और अपने बालों को संवार कर कहती है, सो मिस्टर रुद्रराय चौहान, वेट फॉर मी टुडे, यू सी हेवन इन माई आर्म्स। इतना बोल वो मुस्कुराते हुए केबिन से निकल जाती है। दिव्यंका के पाँव जैसे जमीन पर नहीं ठहर रहे थे। आज फाइनली मौका खुद चल के उसके पास आया था रुद्र की राह का। दिव्यंका जल्दी से वॉशरूम जाकर पहले खुद को संवारती है, फुल मेकअप के साथ अपने पहने हुए स्कर्ट को थोड़ा ऊपर सिरकती है और साथ ही अपने शर्ट के ऊपर के एक बटन खोल खुद को किसी भी मर्द को रेहजने के काबिल बनती है। दिव्यंका की पर्सनैलिटी और उसकी अदाएं काफ़ी थी किसी को भी अपना दीवाना बनाने के लिए। वो जल्दी से खुद को फाइनल टचअप देकर वहां से निकल जाती है, पर जाने से पहले वो एक और काम करती है, जिसके बाद वो बेफिक्र हुए लिफ्ट में चेक कर रुद्र के फ्लोर पर आती है। आते ही उससे चारों तरफ गुड्स के साथ बॉडीगार्ड भी दिखते हैं, जिससे वो कार्ड दिखाकर दिव्यंका आराम से अंदर आती है और आसपास नजरें दौड़ा कर सीधा रुद्र के केबिन की तरफ बढ़ जाती है और सीधा दरवाजा के पास खड़े होकर खुद को एक नज़र सवार कर वापस से अपने शर्ट के दूसरा बटन खोल देती है, ताकि उसका चेस्ट काफ़ी हद तक विजिबल हो सके। पर जैसे ही दरवाजा नॉक करने को अपना हाथ बढ़ती है कि तभी कोई पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखता है, जिससे महसूस कर दिव्यंका कुछ हड़बड़ा सी जाती है, क्योंकि उससे लगा कि कोई उससे ऐसी हरकत करते पकड़ लिया हो। इसलिए वो खुद के सीने को फाइल से छुपाते हुए पलटी है तो सामने अमन खड़ा होता है, जिससे देख वो एक फीकी सांस लिए उससे इग्नोर वाली नज़रों से देखती है।
तो अमन काफी कारक लहजे में उससे देख कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दिव्यना का एटीट्यूड में भर कहती है, क्योंकि उसकी नज़र में अमन एक मामूली एम्प्लॉय था। मैं यहाँ मिस्टर चौहान के साथ मीटिंग के लिए आई हूँ। मुझे मिस्टर व्यास ने भेजा है। ये सुन अमन अपनी भौएं चढ़ाकर उससे अजीब नज़रों से देख कहता है, लगता है मिस्टर व्यास ने अपने एम्प्लॉय को काफ़ी छूट दे रखी है कि उससे ये तक नहीं पता कि अपने बॉस को उनके नाम से नहीं ग्रीट करते। और रही तुम्हारे यहाँ आने की बात, तो मुझे मिस्टर व्यास ने इन्फॉर्म कर दिया है। डिजाइन टीम के हार्ड मिस्टर वीआर भी आने वाले हैं इस मीट में। जब तक वो आ नहीं जाते तुम वेटिंग एरिया में वेट करो। उनके आने के बाद मीटिंग शुरू होगी। ये सुन दिव्यांका का मुंह बन गया। उससे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके मुंह तक आया निवाला कोई उसके मुंह से छीन ले गया हो। वो काफी नफरत और गुस्से वाली नजरों से अमन को घूर रही थी। अमन उसकी प्रेजेंस को इग्नोर कर जाने की लगता है कि तभी उससे कुछ याद आता है और वो रुक दिव्यांका को एक खाली नज़र से देख कहता है, और हाँ एक बात और, बॉस के केबिन में जाने से पहले मुझे इन्फॉर्म करना होता है और कुछ रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं। ये कोई तुम्हारी गली के चौपाटी ठेला नहीं जो कोई कभी कैसे भी मुंह कर चले आए, इसलिए बेहतर होगा नेक्स्ट टाइम ये बात याद रखना। इतना बोल अमन वहां से चला जाता है, जिसके बाद तो दिव्यंका का खून खोल जाता है। वो गुस्से में अपनी मुठिया भींचते हुए कहती है, इस 2 टके के मामूली से असिस्टेंट की हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसा कहने की? याद रखूंगी अपनी ये बेइज्जती और सूद समेत इसका हिसाब भी लूंगी। एक बार मुझे मेरे मकाशात में कामयाब होने दो। चुन चुन के सारे के पर न उतरे तो मेरा नाम भी दिव्यांका राठी नहीं। इतना बोल दिव्यांका अपना पाँव पटकते हुए वेटिंग एरिया में बैठ जाती है। एपिसोड 139। काफी वक्त यूं इंतजार करने के बाद अमन उसके पास आता हुआ कहता है, मिस्टर वीआर की अचानक तबीयत खराब होने की वजह से वो नहीं आ पाएंगे, तो आप जाकर टर्म फाइनल कर ले। बॉस ने आपको केबिन में बुलाया है। ये सुन दिव्यांका एक विनिंग स्माइल लिए उठती है और अमन को देख वहां से मटकते हुए चली जाती है। अमन उसकी चाल देख मन में कहता है, मुझे न जाने क्यों इसकी प्रेजेंस हर वक्त नेगेटिव वाइब्स देती है और इसकी हरकतें तो बिल्कुल प्रोफेशनल लगती नहीं है। पता नहीं ये अचानक कैसे मिस्टर वीआर की तबीयत खराब हो गई, वो भी मीटिंग के बस 5 मिनट पहले, और इससे ये अपॉर्चुनिटी मिल गई। वही दिव्यांका रुद्र के केबिन के ओर बढ़ते हुए मन ही मन मुस्कान लिए कहती है, अपने रास्ते के कांटे को हटाना मुझे बहुत अच्छे से आता है, और ये मीट तो मुझे रुद्र के साथ अकेले करनी तो अपने कांटे को कैसे साथ आने देती। और वैसे भी इतने लंबे वक्त के बाद मिला मौका मैं यूं जाने थोड़ी दूंगी। इतना बोल वो केबिन का डोर नॉक करते हुए अंदर जाती है, तो सबसे पहले नज़र उसकी रुद्र के आलीशान केबिन पे पड़ती है। वो केबिन सच में इतना बड़ा और खूबसूरत था कि दिव्यांका की आंखें चौंधिया गई। वो अपने फाड़ के चारों तरफ देख मन में कहती है, वैसे माना पड़ेगा खानदानी राइसों की बात ही अलग होती है। केबिन से हर चीज़ की चॉइस तारीफ करने के काबिल होती है। बस पता नहीं लाइफ पार्टनर में कैसे चुक हो गई और इतनी डाउन मिडिल क्लास लड़की को अपने इन ऐसो आराम की मलिका बना दिया। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूं न, तो हर चीज़ को उसका असल हकदार मिलेगा। दिव्यांका अपने यही सारी सोच में डूबी अब तक दरवाजे पर खड़ी चारों तरफ देख रही थी कि तभी उसके कानों में रुद्र की रौबदार आवाज़ गूंजती है, अगर दरवाजे पे खड़े रहने का शौक है तो वॉचमैन की नौकरी ज्वाइन कर सकती हो, मेरा वक्त मत जाया करो, लीव। रुद्र की बात सुन दिव्यांका काफ़ी हड़बड़ा सी जाती है। वो जल्दी से आगे बढ़ते हुए कहती है, नो आई डिडंट डू दिस फॉर पर्पसली। एकटाउली केबिन इंटीरियर इज अप टू द क्लास। दिव्यांका अपनी बातों में मगन बोले ही जा रही थी कि रुद्र उसकी बात में बिना कोई दिलचस्पी दिखाकर उसकी बात बीच में काट कर बिना उसके तरफ एक नज़र देख कहता है, फाइल। रुद्र का सीधा लिहाजा सुन दिव्यांका का मुंह बन जाता है और खुद की एक इंसल्ट जैसी फील होती है, पर वो खुद की घुट पीते हुए उससे फाइल पास करती है और टेबल के पास खड़ी हो जाती है। रुद्र काफ़ी सीरियसली फाइल पढ़ने लगता है। वही दिव्यांका आसपास निगाहें दौड़ा कर एक मौका तलाशने में लग जाती है। वो अपने शर्ट के खुले बटन को थोड़ा फैलती है और साथ ही खुद के बालों को भी अदायों से झटकती है, पर रुद्र अब तक एक नज़र भी उससे नहीं देखता नज़रें उठाकर, और साथ ही न उससे ऐसा कोई मौका देता है कि वो उसके करीब आ सके। वो काफ़ी कोशिश करती है ताकि वो रुद्र के नज़रों में आए, पर सारे इरादे जैसे धरे के धारे रह जाते हैं। उसके आए हुए 15 मिनट से भी ज़्यादा हो गया था केबिन में, लेकिन अब तक दिव्यांका अपने मकसद में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। ये सोचकर वो काफ़ी बेचैन हुए जा रही थी। उससे बस एक नज़र रुद्र की नज़र में आना था। ये सोच उससे एक आइडिया आता है। रुद्र उससे एक पॉइंट का क्लैरिफिकेशन मांगता है, जिसके बहाने से दिव्यांका समझने के तरीके से धीरे धीरे उसके करीब बढ़ती है।
जिस बात का इल्म रुद्र को नहीं होता क्योंकि वो तो फाइल्स पढ़ने में लगा हुआ था। दिव्यांका अपने चेस्ट को और ज्यादा विजिबल करते हुए काफी अदाओं के साथ आगे बढ़ती है और कुछ दूरी पे जी अपनी सैंडल की हील्स को मोड़ते हुए बिल्कुल रुद्र के सामने गिरने को होती है ताकि रुद्र उससे संभले और उसकी नज़र इस बीच दिव्यांका के अट्रैक्टिव फिगर पर पड़े। वो ऐसा सोच जैसे ही गिरने को होती है कि तभी कोई उसका हाथ पकड़ उससे संभाल लेता है और एक झटके में उससे पीछे खींच खुद रुद्र और दिव्यांका के बीच आ जाता है। ये देख दिव्यांका कुछ झाला सी जाती है। वो गुस्से में सामने देख कुछ कहने को होती है कि उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है और आचार्य और झुंझलाहट भरे लहजे में कहती है, अन्या तुम यहाँ। अन्या को वहां देख तो सच में एक पल दिव्यांका की सिटी पिटी घुल हो जाती है क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि उसका प्लान इस तरह अन्य की वहां से खराब हो जाएगा या वो बीच में आ जाएगी। अन्या जो दिव्यांका की हरकतों बेखराब नहीं थी लेकिन वो वहां कोई तमाशा नहीं चाहती थी, इसलिए वो काफी शांति से उससे एक वार्निंग लुक लिए देखती है। फिर एक झूठी स्माइल लिए कहती है, हाँ मैं यहाँ दिव्यांका। फिर काफी आराम लहजे में रुद्र की तरफ कदम बढ़ते हुए उससे प्यार से देख दिव्यांका से कहती है, अब मुझे यहाँ आने के लिए तुम्हारी तरह परमिशन की जरूरत तो किसी की पड़ती नहीं है। आफ्टर ऑल ये मेरे पति का जो ऑफिस है, मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ आ जा सकती हूँ। पति शब्द पे अन्य काफी जोर दिए वो दिव्यांका को आंखें चढ़ाए देखती है जिसे दिव्यांका मन ही मन अपनी बेइज्जती का घुट पीते हुए उबाल रही थी क्योंकि आज से पहले हर वक्त दिव्यांका ने हो अन्या को नीचा दिखाया था, कभी अन्य के मुंह से ऐसे तीखे लफ्ज नहीं सुनने थे। वो काफी सारा सा मुंह बनाकर अन्या को घूर रही थी। वही दिव्यांका के मुंह से अन्या का नाम सुन रुद्र के कान खड़े हो गए थे। वो झट से अपनी नजरें उठाकर अपनी लवली वाइफ को देखता है और साथ ही उसकी ऐसी हक भरी बात सुन वो एक प्राउड लुक उससे देता हुआ उसका हाथ अपने हाथों में लिए कहता है, वाइफी तुम यहाँ इस वक्त। वॉट अ सरप्राइज। अन्या दिव्यांका की प्रेजेंस पूरी तरह इग्नोर करते हुए रुद्र की बात सुन मुस्कुराते हुए कहती है, सरप्राइज मेरे आने का नहीं आपको अपने साथ ले जाने का है। रुद्र अन्या की बात सुन कंफ्यूज लुक दिए उससे देखता हुआ कहता है, मतलब। अन्या अपना हाथ रुद्र के कंधे से होते उसके चेस्ट पर पिछालते हुए काफी प्यार से कहती है, मतलब ये माय डियर हस्बैंड मैं आज आपको अपने साथ कहीं ले जाने आई हूँ, बहुत ही ज्यादा खास काम के लिए, तो चले। रुद्र अन्या की बात सुन क्यूरियस लुक लिए उससे देख सोचते हुए कहता है, बट वाइफी अभी तो मेरी एक आउटडोर मीटिंग। वो इतना ही कहता है कि अन्या झट से रुद्र के इंटरकॉम पे बटन प्रेस बार अमन को कॉल करती है। अमन फोन उठता ही है कि अन्या मुस्कुराकर पूछती है, अमन तुम अपने बॉस को आज का चेंज शेड्यूल बताओ। अमन अन्या की बात सुन काफी रेस्पेक्ट से कहता है, यस मैम। बॉस आज की आपकी सारी मीटिंग कैंसिल कर दी गई है और आउटडोर मीटिंग 2 दिन बाद शिफ्ट कर दी गई है। अमन की बात सुन अन्या मुस्कुराते हुए एटीट्यूड लिए रुद्र वो देखती है तो रुद्र अन्या की प्रिपेनिंग देख मुस्कुरा देता है। अन्या इंटरकॉम काट रुद्र से कहती है, अब चले। रुद्र अपनी लेडी लव की बात कैसे टाल सकता था, इसलिए वो भी हाँ में सिर हिलाकर उठता है। तभी दिव्यांका जो कब से उनकी बातें सुन रही थी वो रुद्र को यूं जाता देख अपने इतने इंतजार के बाद मिले मौके को हाथ से जाता देख हड़बड़ाहट में कहती है, पर मेरी मीटिंग। दिव्यांका इतना ही कहती है कि अन्या झट से उसकी बात काट बेपरवाही से कहती है, कैंसल। ये सुन दिव्यांका को काफी गुस्सा आता है। वो भड़के हुए अंदाज में अन्या को देख कहती है, ये फैसल करने वाली तुम होती कौन हो अन्या? ये ऑफिस का मामला है, कोई घर की ग्रोसरी शॉपिंग नहीं जो तुम्हारी हुकूमत चलेगी। ये ऑफिस मीट है, कितने सारे पॉइंट डिस्कस करने बाकी है, ऐसी कैसे अपनी मर्जी से कैंसिल कर सकती हो? दिव्यांका अपने गुस्से में उखड़े अंदाज में काफी बोले कर रही थी कि तभी रुद्र उसकी बात बीच में काट काफी गुस्से में उससे देख कहता है, मिस दिव्यांका राठी तुम भूल रही हो किससे बात कर रही हो इस वक्त? रुद्र आगे बढ़ अन्या का हाथ थामे उससे काफी कारक लहजे में कहता है, ये तुम्हारी बहन नहीं बल्कि मेरी वाइफ है, रुद्र राय चौहान की वाइफ। और रही बात कंपनी के फैसलों की तो मैं अपनी वाइफ को पूरे हक देता हूँ, वो जो चाहे वो कर सकती, तुम इससे टोकने वाली कोई नहीं होती हो। और ये भूलना मत, ये जो नौकरी तुम्हें मिली है न वो भी मेरी वाइफ के कहना पर मिली है। सो अपनी औकड़ और अकड़ मेरी वाइफ से बात करने से पहले अपने इन्हीं जूतों के नीचे दबा कर रखना। लगभग गरजते हुए, नाउ लीव केबिन नाउ। रुद्र के ऐसे चीखने से दिव्यांका सहम सी गई और उसके कदम खुद ब खुद पीछे हट से गए। वो सहमी नजरों से रुद्र को देखती है, पर जैसे ही उसकी नजर अन्या पे जाती है तो उसका गुस्सा काफी ज्यादा भड़क जाता था। पर उसकी किस्मत और हिम्मत नहीं थी वो इस वक्त अन्या से बैर कर सके, इसलिए वो एक नज़र अन्या को घूर वहां से पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। रुद्र इस वक्त काफी गुस्से में था।
उसका बस चलता तो वो दिव्यंका को जान से मार देता। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई अन्या से इस लहजे में बात करने की। अन्या रुद्र का गुस्सा देख उसका हाथ अपने हाथों में जकड़ते हुए अपने दूसरे हाथ से उसकी बाहें से हिलते हुए कहती है, रुद्र ये गुस्सा छोड़े। दिव्यंका की वजह से आप अपना मूड मार स्पॉइल करे, प्लीज। रुद्र अन्या की बात सुन उससे नाराजगी वाले लुक देते हुए कहता है, तुमने ही इस बदमीज की सिफारिश की थी। देखो लोग अपनी औकात कितनी जल्दी भूल जाते हैं। अन्य रुद्र की नाराजगी देख उसे शांत करवाते हुए काफी मासूम बने उससे प्यार से देख कहती है, अच्छा बाबा सॉरी गलती हो मुझसे। अब उसकी बात करना छोड़े और मेरी बात सुने और जल्दी चले, हम कहीं जाना है। रुद्र अन्या की जल्दबाजी देख उसे टोकते हुए कहता है, लेकिन जाना कहाँ है। अन्या रुद्र को अपने साथ लहाजते हुए कहती है, वो सब मैं आपको वहां जाने के बाद आपको पता चल जाएगा। और अब ज्यादा सवाल जवाब में वक्त न बर्बाद करे और चले मेरे साथ कहीं, दादाजी और डैड हमसे पहले पहुंच गए तो गाबा हो जाएगी। अन्या की बात सुन रुद्र सच में कंफ्यूज था और दादाजी और डैड का भी आने का सुन वो और भी ज्यादा कंफ्यूज सा अन्या को देखता है। अन्या उसके सारे सवाल जवाब टालकर अपने साथ कार में बैठी है और वहां से निकल जाती है। एपिसोड 140। वही दिव्या का गुस्से में तिल मिलाए हुए अपने सीट पर वापस आती है और काफी जोर से फाइल अपने डेस्क पे मरती है, जिसकी आवाज सुन ऑफिस के स्टाफ उसे देखने लगते हैं। दिव्या का उसके चेहरे पे खुद के लिए अजीब भाव देख बिना कुछ कहे चुपचाप अपने चेयर पर बैठ मुठिया बीच लेती है और अपनी आज की हुई बेइज्जती को याद कर बदले की आग में जैसे तपने लगती है। वो अपने टेबल पर रखे फाइल को लगभग मरोड़ते हुए गुस्से में कहती है, अन्या मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आज किसी ने मुझे इस तरफ बेइज्जत नहीं किया और आज सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे यूं बेइज्जती का सामना करना पड़ा। इसका हिसाब तो बहुत जल्द होगा। जिस नाम पे तुम इतना अकड़ रही हो ना, बहुत जल्द उस नाम को मैं तुमसे अलग कर दूंगी। तुम्हारी खुशियों को तिल तिल आंसुओं में मैंने नहीं बदला तो मेरा नाम दिव्यंका राठी नहीं। लगता है अपनी खुशियों में ये बहुत भूल गई हो जो अब मुझे तुम्हें याद दिलाना ही होगा। ये बोल उसका गुस्सा एक कुटिल मुस्कान में बदल गया, जैसे उससे अन्या की जिंदगी में तबाही लाने का जैसे कोई दूसरा हथियार मिल गया हो। वो जल्दी से अपना फोन निकल किसको को कुछ मैसेज करती है और उधर से ओके का रिप्लाई देख वो अपनी मुस्कान लिए अन्या की जिंदगी में आने वाले तूफान की कल्पना करने लगती है। कुछ एक घंटे के बाद रुद्र की कार एक छोटी सी कॉलोनी जैसी जगह पे घुसती है और एक छोटे से घर के आगे रुकती है। अन्या घर को खिड़की से देख एक्साइटिंग रुद्र को देख उससे बाहर निकलने को कहती है। रुद्र और अन्य बाहर आ जाते हैं। रुद्र कुछ पूछ पता उसे पहले ही वहां पीछे से और दो कार रुकती है, जिसमें से आकाश जी और दिग्विजय जी दोनों बाहर आते हैं। अन्या खुशी खुशी उसकी तरफ बढ़ जाती है और दिग्विजय जी को घर की तरफ इशारा कर चलने को कहती है। दिग्विजय अपने पीछे करे बॉडीगार्ड को कार से कुछ सामान निकलने का कहते हैं और फिर अन्या के साथ अंदर चले जाते हैं। वहां रुद्र के एक्सप्रेशन और बाकी सब के भाव ये बता रहे थे कि रुद्र के अलावा सबको वहां आने की वजह पता थी, इसलिए वो आगे बढ़ सीरियस टोन सवाल ये पूछता है, क्या आप सब अब मुझे बता सकते हैं हम सब यहाँ क्यों आए हैं। रुद्र की बात सुन सब उससे देखते हैं, फिर दिग्विजय जी हंसते हुए कहते हैं, मेरे दूसरे नालायक की जिंदगी संवारने के। रुद्र कंफ्यूज सा कहता है, मतलब। दिग्विजय जी हंसते हुए कहते हैं, मतलब तो अंदर पता चल जाएगा तुम्हें। इतना बोल दिग्विजय जी आगे बढ़ जाते हैं तो रुद्र अब भी कंफ्यूज सा वही खड़ा रहता है तो अन्या उसके पास आते हुए उसका हाथ अपने हाथों में थाम उससे चलने का इशारा करती है। रुद्र भी अब बिना कोई सवाल के अंदर चला जाता है। दरवाजे पे खड़े होकर आकाश जी बेल बजती है तो कुछ ही पल में एक औरत दरवाजा खोलती है और अपने सामने दिग्विजय जी को देख एक पल को डर सी जाती है, क्योंकि वो 75 साल का आदमी बिल्कुल चाटन के भांति लग रहा था। चेहरे पर तेज और नूर के साथ रोब ऐसा कि कोई भी देखते रह जाए और अपने सामने अचानक इतना स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी देख कोई भी डर जाएगा। वो औरत आंखें फाड़ आसपास देख ही रही थी कि तभी अन्या आगे आते हुए कहती है, हेलो आंटी कैसी है आप। वो औरत के कानों में जैसे ही अन्या की आवाज पड़ती है तो वो उससे देख मुस्कुरा देती है और मुस्कुराते हुए कहती है, अरे अन्या बेटा आप यहाँ इतने दिनों बाद कैसे आना हुआ। फिर अपने सामने इतने सारे स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की अशमंजस में इशारा करते हुए अपनी आवाज को थोड़ा धीमी कर पूछती है, वैसे ये सब। अन्या उनकी दुविधा भली भांति समझ रही थी, इसलिए वो आगे बढ़ उस औरत का हाथ थाम खुशी से सबकी तरफ इशारा करते हुए कहती है, ये मेरा परिवार है आंटी। अंकल है अंदर क्या हम सब उनसे मिल सकते हैं। वो औरत अन्या की बात सुन जल्दी से हाँ में सिर हिलाती है और उससे अंदर आने को कहती है, साथ ही उन सब की को काफी रिस्पेक्ट से अंदर बुलाती है।
फिलहाल वो उनकी असल पहचान से अनजान अन्या की फैमिली की नज़र से देख रही थी, पर उनकी पर्सनैलिटी उस औरत के दिल में ना जाने क्यों पर एक अजीब सा डर बना रही थी। सभी अंदर जाते हैं तो हॉल में बैठे आदमी पर सबकी नज़र जाती है, जो कि पेपर पढ़ रहा था। अन्या मुस्कुराकर आगे बढ़ती है और उस आदमी के पैर छूती हुई प्यार से पूछती है, अंकल कैसे हैं आप? अन्या की आवाज़ सुन वो आदमी अपना पेपर हटाकर अपने सामने अन्या को देखता है तो उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान छा जाती है। वो खुशी से कहते हैं, अरे अन्या बेटा, आप इतने बाद कैसी है आप? और वो इतना ही कहता है कि उन्हें अपने चारों तरफ काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाइब्स आती है, जिससे वो अपनी नज़रें घुमाकर उस ओर देखता है जहां दिग्विजय जी, आकाश जी और रुद्र खड़े थे, उनकी तरफ ही देख रहे थे। अपने सामने इतने स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को एक साथ अपने घर में देख वो कुछ आश्चर्य से हो गए थे। एक पल को उन्हें जैसे अपना घर छोटा सा महसूस हो रहा था। वो काफ़ी गौर से उन्हें देख रहे थे क्योंकि उनके चेहरे कहीं न कहीं उन्हें देखे हुए लग रहे थे, पर कहाँ उन्हें याद नहीं आ रहा था। वो अपनी जगह से खड़े होते हुए अन्या से कहते हैं, ये लोग। अन्या उसके भाव देख मुस्कुराते हुए सबकी तरफ इशारा करते हुए कहती है, अंकल ये फैमिली है जो आज आपसे मिलने आई है। अन्या की फैमिली है, ये सुन वो आदमी एक पल खामोश हो जाता है, फिर अगले पल आगे बढ़ उनके सामने हाथ जोड़ उन्हें वेलकम करते हुए काफ़ी इज्जत से उन्हें बैठने को कहता है और अपनी पत्नी को उनके खातिरदारी की तैयारी करने को कहता है। तो अन्या उन्हें रोक कहती है, अंकल ये सारी फॉर्मेलिटी कोई ज़रूरत नहीं है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज हम वो पहले करते हैं। वो आदमी कंफ्यूज एक्सप्रेशन के साथ कहता है, क्या मतलब बेटा? अन्या, मतलब ये कि हम यहाँ एक काफ़ी इम्पोर्टेंट काम के लिए आए हैं, तो पहले उससे करते हैं। मैंने अब तक आपको अपनी फैमिली से इंट्रो नहीं करवाया, तो पहले वो करते हैं। इतना बोल वो दिग्विजय जी की तरफ इशारा करते हुए कहती है, अंकल आंटी ये है मेरे दादाजी मिस्टर दिग्विजय राय चौहान। उनके कानों में जैसे ही दिग्विजय जी का नाम गूंजा उन्हें तो ऐसा लगा जैसे उनकी दुनिया थम सी गई है। वो आश्चर्य से उन्हें देखने लगते हैं। वो कभी सोच नहीं सकते थे कि उनकी मुलाकात इतनी बड़ी हस्ती से ऐसे होगी। उनका ऑरा, उनकी पर्सनैलिटी उतनी पावरफुल थी कि अब मनोज जी खुद को काफ़ी नीचा महसूस कर रहे थे। जिन्हें खबरों में पढ़ा करते थे, आज उन्हें सामने देख उन्हें तो अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तो अन्या मुस्कुराकर आगे बाकियों से इंट्रो करवाते हुए कहती है, और ये है मेरे डैड मिस्टर आकाश राय चौहान और वो है मेरे पति रुद्र राय चौहान। फिर दिग्विजय को देख कहती है, और दादाजी डैड, ये है साची के पेरेंट्स मिस्टर मनोज शाह और उनकी पत्नी कामिनी शाह। अन्या की बात सुन वो सब सिर हिला देता है। तो दिग्विजय जी अपनी रौबदार आवाज में नरमी लिए कहते हैं, आप सबसे मिलकर काफ़ी खुशी हुई। हमारी बहू ने हमें सब पहले ही बता दिया है आपकी बेटी और मेरे पोते के बारे में, और आज हम सब उसी के सिलसिले में आपसे मिलने आए हैं। आशा है कि हमारा यूँ अचानक आना आप सबको बुरा न लगा हो। वही मनोज की दिग्विजय जी की बात सुन हड़बड़ा से जाते हैं। वो जल्दी से हाथ जोड़कर घबराए हुए लहजे की कहते हैं, जी बिल्कुल, हमें कोई बुरा नहीं लगा है, बल्कि हमें खुशी है कि आप सब यहाँ आए। इतना बोल मनोज जी खामोश हो जाते हैं। उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि जैसे पाँव से जमीन खिसके जा रही है। उनके इस छोटे से घर में इतनी बड़ी हस्ती बैठी है, वो भी सादगी के साथ। तभी उनकी नज़र अन्या पे जाती है, जिससे देख उनके मन में कई सवाल उठने लगते हैं। वो अपने टूटे हुए शब्दों को लिए काफ़ी बेचैनी से पूछते हैं, इसका मतलब बेटा आप इस खानदान की बहू है? अन्या उसका सवाल सुन उससे थोड़ा अटपटा सा लगता है, पर वो उनकी दिल की बेचैनी समझ सकती थी, इसलिए बस मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला देती है। ये जानकर तो मनोज के साथ साथ कामिनी जी के भी हाथ पैर ठंडे हो गए।